सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं क्या कवर करने वाला हूं। तो सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर कवर करूंगा। उसमें आप लोग की नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, कोई अवार्ड होगा, कोई इंडेक्स होगा, कोई एक्साइज होगी, कोई सेंट्रल स्कीम होगी, कोई पर्सन इन न्यूज होगा, कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो तमाम जो भी चीजें एक महीने के अंदर घटित होंगी वो सारी इस सिंगल वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब ये वीडियो किस किस एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाती है, हर एक वो एग्जाम जहां पे करंट अफेयर पूछा जाता है ये उसके लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। वो यूपीएससी के सारे एग्जाम, यूपीएससी का जो आईएएस, एनडीए, सीडीएस, जो भी सीएपीएफ जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं, या फिर ईपीएफओ, या फिर स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर अगर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वीडियो आप लोग को फायदा पहुंचाएगी। ये दो वो क्वेश्चन है जो कि हर वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि सर ये वीडियो में क्या कवर करोगे और ये वीडियो किस एग्जाम के लिए फायदेमंद है। तो ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए क्लियर कर दूं, मैंने कहा आगे चलकर आप लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े, ठीक है। तो अब बात है इंपॉर्टेंट। देखिए जो वीडियो रहने वाली है थोड़ी सी लेंथी रहेगी, तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखेगा। मतलब कहने का ये कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल ऐसे देखेगा जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, बिल्कुल उस तरीके से कि आप लोग कुछ रटना नहीं है, बैठकर चीजों को समझते चलो, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कोई भी न्यूज आ रही है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो, तब लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओगे। आप लोग क्या करते हो, उसको रटने बैठ जाते हो, याद करने बैठ जाते हो, वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। अंडरस्टैंड की गई हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक टिक पाती है। और अगर करंट अफेयर से प्यार करना है आप लोगों को तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। उन्हें कि जब एक दूसरे से आप लोगों को किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाना होता है, शादी करनी होती है, तो आप लोग बोलते हैं ना स्टार्टिंग में कि पहले एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो ये वही है करंट अफेयर या फिर कोई पढ़ाई भी आप लोग कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि पहले एक दूसरे को समझ लेना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में चीजें कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम चीजें आप लोग को याद रह पाएंगी, बहुत सारी चीजें आप लोग को रिलेट कर पाओगे, बहुत सारी चीजों की आप लोग पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर पाओगे, तो लंबे समय तक चीजें आप लोग को याद रहने लगेगी। तो इसलिए उसके साथ में प्यार करना सीखो। जो भी चीज आप लोगों को याद रखनी है, रटना नहीं है चीजों को, वरना कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। बाकी वीडियो देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगे यार ये वीडियो की पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। 1,40,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़ चुके हैं और यहां पर पिन कर रखा है मैंने ऊपर ही, ठीक है। जैसे आप लोग जाएंगे तो यहां पर पॉलिटी की कंप्लीट जो भी पीडीएफ है वो पिन कर रखी है। फिर आप लोगों को यहां पर मंथली पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। हर एक पीडीएफ के नीचे उस वीडियो का लिंक भी दे रखा है, अगर आप लोगों को देखना है तो यहां पर मैंने पुरानी वीडियो भी सारी पिन कर रखी है, तो आप लोगों को सारी चीजें इकट्ठे मिल जाएंगी। तो ये स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आप लोगों को पे नहीं करना है किसी को भी। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे भी इसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर @स्टडी लवर वीर जाकर सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, आप लोगों के सामने चीजें खुलकर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है। बाकी अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और आंसर राइटिंग भी आप लोग करना चाहते हैं तो आंसर राइटिंग ग्रुप भी है यहाँ पर, जिसमें जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसका भी लिंक आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर ही मिल जाता है, जो कि वीर तालियान के नाम से है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आंसर राइटिंग करते हैं, लगभग 50,000 के करीब बच्चे हैं। तो आप लोग इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इन दोनों ग्रुप के अलावा मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है, इसके अलावा जो भी ग्रुप मेरे नाम से बने हुए हैं वो सारे फेक हैं। तो आप लोगों की खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थी अवेयरनेस की बातें। अब आगे बढ़ेंगे, क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। ओलंपिक वाला मैं सारा सेक्शन आप लोगों को कवर करा चुका था। अब यहां पर आप लोगों को पैरा ओलंपिक देखने को मिलेंगे। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएंगे, तो इनको बिल्कुल भी छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है। जो पैरा ओलंपिक यहां पर ये चले 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक चले, तो यहां पर सबसे टॉप पर कौन रहा? सबसे टॉप पर रहा यहां पर चाइना, जो कि 207 मेडल के साथ में टॉप पर रहा और 96 इसके पास में गोल्ड थे। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा 90, ये यहां पर 41 बेसिकली टोटल इसके जो गोल्ड थे और 124 इसके टोटल मेडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यूएसए यहां पर तीसरे नंबर पर रहा 37 यहां पर इसके पास में गोल्ड और 104 यहां पर इसके पास में टोटल मेडल। इंपॉर्टेंट बात अपनी कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी कंट्री की जो पोजीशन थी वो थी 24th पोजीशन, यानी कि 24th पोजीशन पर हमारी कंट्री टोटल 19 यानी कि 19 मेडल के साथ में अब तक का सबसे शानदार परफॉर्मेंस हमारा पैरा ओलंपिक के अंदर आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें 5 गोल्ड आए, 8 सिल्वर आए और 6 ब्रोंज। तो काफी ये अच्छा एक हमारी कंट्री में जो प्लेयर है उनके द्वारा ये आप लोगों को बेसिकली देखने को मिला हमारा प्रयास। अब इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्वेश्चन बताइए, क्योंकि आप लोगों को याद भी होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आप लोगों को ये बताना है कि जो हमारा ओलंपिक में परफॉर्मेंस रही उसमें टोटल कितने मेडल थे और यहाँ पर कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रोंज थे, ये भी आप लोगों को बताना है। अगर यहां पर मैं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्लेयर के नाम बोलूं तो कम से कम गोल्ड के तो आप लोगों को नाम याद रखने ही रखने। जैसे यहां पर अवनी के द्वारा जीता गया शूटिंग में गोल्ड, ये 10 मीटर एयर राइफल की थी यहां पर,
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सुमित अंतिल के द्वारा जेवलिन थ्रो में यहाँ पर जीता गया, तो एथलीट की कैटेगरी में। मनीष जो है इनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली शूटिंग में था। देखिए कई बार आप लोगों से नाम दे देंगे और मैच करने के लिए पूछ लेंगे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। प्रमोद है यहाँ पर, ये बैडमिंटन से थे, इनके द्वारा बैडमिंटन में गोल्ड जीता गया। और यहाँ पर कृष्णा जो है इनके द्वारा बैडमिंटन में, ठीक है, तो 2 बैडमिंटन में गोल्ड थे, 2 शूटिंग में थे और 1 एथलेटिक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास में 5 गोल्ड आप लोगों को देखने को मिले। अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है अवनी लेखरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नाम देखिए 10 मीटर आप लोगों को एयर राइफल देखने को मिलेगी और यहाँ पर इनके पास में ब्रोंज भी है, ठीक है। अवनी के पास में ब्रोंज भी है यहाँ पर 50 मीटर एयर राइफल में। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अगर 2-2 मेडल जीत ले गए तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एक्स्ट्रा। तो इसलिए इस तरीके के नाम पर आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ये है यहां पर सिंहराज, ठीक है। तो सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीता 50 जो मीटर की पिस्टल कैटेगरी में शूटिंग में। और इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए सिंहराज के द्वारा यहां पर ये जीता गया इनके द्वारा ब्रोंज मेडल भी। तो 2 मेडल इनके द्वारा जीते गए, एक 15 में एक 10 में, बिल्कुल ऐसे जैसे अवनी के द्वारा जीता गया एक 15 में एक 10 में। पर यहाँ पर डिफरेंस ये है, अवनी के द्वारा जो यहाँ पर 10 में जीता गया गोल्ड और यहाँ पर जो 50 में जीता गया ब्रोंज, जबकि इनके द्वारा 50 में जीता गया सिल्वर और 10 में जीता गया ब्रोंज। तो ये 2 तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाता है ना, वहां पर आप लोगों के क्वेश्चन पूछने के चांसेस रह जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली भाविना के द्वारा यहाँ पर टेबल टेनिस में जीता गया ये सिल्वर। इसी के साथ में नसद के द्वारा ये यहाँ पर आप लोगों को सिल्वर देखने को मिलेगा एथलेटिक्स में। योगेश के द्वारा एथलेटिक्स में, देवेंद्र के द्वारा एथलेटिक्स यानी कि ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मरियप्पन के द्वारा हाई जंप पहले भी जीता गया था मेडल। परवीन के बारे में बात करें तो इनके द्वारा ये बेसिकली एथलेटिक्स में, तो हाई जंप में इनके द्वारा मेडल जीता गया। सुभाष के द्वारा यहाँ पर सुहास के द्वारा यहाँ पर ये बैडमिंटन में जीता गया। और ब्रोंज सुंदर के द्वारा यहाँ पर जीता गया एथलेटिक्स की कैटेगरी में। यहाँ पर ये है शरद, इनके द्वारा बेसिकली ये हाई जंप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये मैंने बता दिया, ये है यहाँ पर हरविंदर, इनके द्वारा मैन जो है आर्चरी में देखने को मिलेगा। और ब्रोंज यहाँ पर बैडमिंटन में ये है मनोज के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पर लेकिन बैकग्राउंड की कुछ इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं। ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में अगर आप लोग समर पैरा ओलंपिक की हिस्ट्री देखेंगे तो कैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारे पास में टोटल मिलाकर 31 मेडल है, जिसमें से 19 मेडल जो है वो इसी साल हमारे द्वारा जीते गए हैं। टोटल मिलाकर 5 गोल्ड जीते गए, तो 5 में से अब तक टोटल 4 गोल्ड पहले जीते गए थे। तो इसलिए मैंने बोला अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी ये आप लोगों को पैरा ओलंपिक में समर के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये टोटल मिलाकर 31 मेडल हो गए, अब 9 गोल्ड हो गए, 12 सिल्वर हो गए और 10 ब्रॉन्ज हो गए। बाकी अब की बार जो हुआ वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया के द्वारा समर पैरा ओलंपिक में जो डेब्यू यानी कि जब स्टार्टिंग की गई थी हमारे द्वारा पहली बार हम लोगों ने किसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया 1968 में गेम में, जो कि यहां पर देखने को मिले। बाकी ये यहां पर डेब्यू किया 1968 के गेम्स में और कंप्लीट अगेन यहां पर हम लोगों ने फिर 1972 में, ठीक है, हम लोग यहां पर एब्सेंट रहे आगे एब्सेंट रहे यहां पर 1984 तक का, फिर हम लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर 1984 के गेम में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, यानी कि 76 और 80 में हम लोग एब्सेंट रहे यहां पर, ठीक है। तो ये समर एडिशन में हम लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया था, हम लोगों ने विंटर एडिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। तो इंडिया का जो फर्स्ट मेडल आया था 1972 के गेम्स में आप लोगों को देखने को मिला था। तो 1972 में के पहले ही जब हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए उसी में हमारे पास में गोल्ड आ गया था। तो ये था यहाँ पर मुरलीकांत का, तो मुरलीकांत के द्वारा गोल्ड जीता गया था स्विमिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि हमारा सबसे पहला जो गोल्ड आया पैरा ओलंपिक में वो मुरलीकांत के द्वारा स्विमिंग में जीता गया था। और इंडिया के द्वारा 24th पोजीशन पर अभी हम लोगों ने फिनिश किया पैरा ओलंपिक में। तो ये बातें याद रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर, अभी जो विंटर ओलंपिक होने वाले हैं वो कहां पर होंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। फिर वहीं पर विंटर पैरा ओलंपिक भी होंगे, तो ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है काफी इंपोर्टेंट एक लोकेशन के बारे में जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर अभी वोल्केनो का इरेप्शन हुआ, ये है यहां पर किलावा, ये वोल्केनो देखने को मिला। हवाई जो आइलैंड है, ये हवाई आइलैंड किसका है, ये यूएसए का है। मैं आप लोगों को अभी मैप में भी बताऊंगा कहां पर है। तो इसके द्वारा लावा उगला गया। याद रखिएगा जब भी कोई इस तरीके से वोल्केनो फटता है तो जब अंदर से जो आग निकलकर बाहर आती है, तो जब वो आग अंदर होती है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब वो बाहर निकलकर आती है तो उसको लावा बोलते हैं। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, क्वेश्चन भी इसके बारे में बन जाता है। अभी यहां पर जो आप लोगों को एरिया देखने को मिला, तो ये लगभग 200 माइल्स, ये साउथ ईस्ट में हुनुलुलु। ये हुनुलुलु क्या है, यहाँ पर अगर आप लोग बोलेंगे हवाई आइलैंड तो उसकी कैपिटल है हुनुलुलु। तो यहां पर आप लोग इसको देखेंगे तो यहां पर ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर ये इरेप्शन हुआ। यहां पर पहले भी कई बार इरेप्शन हो चुके हैं, बोला जा रहा है कि 1952 से लगभग 34 बार यहां पर जैसे ज्वालामुखी फट चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछ ली जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
इंपॉर्टेंट बात यहां पर की जा रही है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग से रिलेटेड अगर न्यूज जा रही है यहां पर तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से काफी अच्छे प्लान बनाती है। हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जिसके चलते क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं अगर ये किसी के साथ मिलकर काम करती है तो। नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अकेले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ध्यान में रखकर देखा जाएगा कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें आप लोग को अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इनके द्वारा बेसिकली ये तैयार किया गया है इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो डैशबोर्ड है यहां पर बेसिकली ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है किसका, नीति आयोग के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनके द्वारा मिलकर ये काम किया गया है। और टेक्निकल सपोर्ट किसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। यह है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि आप लोगों से बोलेंगे कि इन दोनों के द्वारा ही बस ये इंडेक्स तैयार किया गया है ओनली, तो ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया। यहां पर यूएनडीपी के द्वारा मिलकर ये काम किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल मिलाकर 17 हैं। ये गोल ये बात करते हैं कि कैसे हम लोग को अपनी चीजों को सुधारना है, पृथ्वी पर जीवन को कैसे सुगम बनाना है। तो इसमें सबसे पहले गरीबी मिटाने हैं। अगर गरीबी मिट जाएगी तो भूखमरी मिट जाएगी, और गरीबी मिट जाएगी तो अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ भी लोगों को मिलेगी। तो ये टोटल मिलाकर ऐसे 17 गोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप लोगों को बताया था मैंने, तो उसको जाकर देख लेना कैसे याद करना है, कंफ्यूजन मिट जाएगा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया तो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 17th मीटिंग जो है ब्रिक की, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक की फुल फॉर्म। तो टोटल मिलाकर 5 कंट्री साथ में आती हैं और अलग अलग एरिया में काम करती हैं। तो इन्वायरमेंट के लेवल पर इनकी जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई 2021 की, उसमें कई सारे मुद्दों पर फोकस दिया गया। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है यहाँ पर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं CBDR। अब तक मैंने आप लोग क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ाया कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां तक पढ़ाया था। यानी कि कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमको अपने देश में से बेसिकली जो इलिटरेसी है वो खत्म करनी है, यानी कि सबको पढ़ाना है, तो ये हमारी एक कॉमन गोल हो गया कि हाँ हम लोग मिलकर सबको पढ़ाएंगे। पर लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि हर एक इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग है। मैं बोलूं कि यहां पर एक बंदा ऐसा है जो कि एक बीटेक किया हुआ है, एक बंदा ऐसा इसने पीएचडी कर रखी है, तो अलग अलग कैपेबिलिटी हो गई ना दोनों की, ठीक है। तो इस तरीके से पीएचडी करने वाला अलग कैपेसिटी में पढ़ाएगा और बीटेक करने वाला अलग कैपेसिटी में पढ़ाएगा, जिसने बीए बीएससी कर रही है वो अलग कैपेसिटी में पढ़ाएगा। तो इस तरीके से यहां पर कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर लेकिन साथ में बोल दिया रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, यानी कि जैसी जैसी आप लोग की कैपेबिलिटीज है, आप लोग की इफिशिएंसी है, उसके हिसाब से आप लोग काम करिएगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एक तो कॉमन हो गई। पहले तो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि हम लोग को सबको पढ़ाना है, अपनी कंट्री में से हम लोग को एक तरीके से इलिटरेसी यानी कि अज्ञानता खत्म करनी है। डिफरेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग एरिया को हम लोग लेकर चलेंगे कि ये एरिया तुम करो, वो एरिया हम कर लेते हैं। कैपेबिलिटी भी सबकी अलग अलग है, तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना है। तो ये एक नया मुद्दा यहां पर ऐड किया गया जिसको आरसी बोला गया, इनके रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो ब्रिक है यहां पर अगर बात करें तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया, और इसके चलते यहां पर फोकस क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 15 थी, उसके चलते यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 है, इनको बेसिकली फोकस देकर चला जा रहा है कि कैसे यहां पर हम लोग कुछ अच्छी बातें रख सकते हैं, किस तरीके से जो यहां पर बातें बोली जा रही है उनको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ताकि अभी आप लोगों को पता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी कई सारी बातें रखी गई है सामने, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बात करें और उसको सुधारें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी जाएंगे तो आप लोग को 13वां गोल देखने को मिलेगा जो कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है इंडियन नेवी और इसी के साथ में यहां पर फिलीपीन नेवी के बारे में। तो ये कैसी एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसके बारे में याद रखेगा। मैरीटाइम पार्टनरशिप जो एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और फिलीपीन नेवी के बीच में, ये अभी वेस्ट फिलीपीन सी में आप लोगों को देखने को मिली। आप लोगों को याद होगा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से इंडो जो यूके नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम है कोनकन, और ये इंग्लिश चैनल में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली थी। तो अगर कोई भी एक्सरसाइज ऐसी किसी कंट्री के साथ में हो रही है तो वो एक तरीके से बायलैटरल कोलैबोरेशन की एक्सरसाइज रहती है कि मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। कल को चलकर अगर कोई दिक्कत होती है तो पीसफुल तरीके से एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर इंग्लिश चैनल और फिलीपीन वाला एरिया दोनों में आप लोगों को दिखा देता हूं मैप में, मैप भी आप लोगों को तैयार हो जाएगा साथ साथ में। अपनी प्यारी कंट्री हो गई बीचों बीच में, अगर थोड़ा सा इधर आप लोग आएंगे तो फिलीपीन आप लोग को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो यहां पर फिलीपीन सी हो गया, बेसिकली ऊपर फिलीपीन सी है, और इसके साथ में यहां पर ये बेसिकली चाइना का ये पर्टिकुलर एरिया जिसमें चाइना कमबख्त भी एक तरीके कमबख्त वाली हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर ये हो गया साउथ चाइना सी, इसी के अंदर पार्सल आइलैंड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और थोड़ा नीचे आएंगे तो स्पार्टली आइलैंड, कई बार इनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। थोड़ा सा यहां पर आएंगे तो इसी के नीचे आप लोगों को सुलू सी भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ देखिए, कभी मैप देखा करो तो आसपास वाले एरिया जरूर देखा करो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा इंग्लिश चैनल के अंदर, वो आप लोगों को यूरोप में देखने को मिलेगा। जब आप लोग इसको जूम करेंगे तो इंग्लिश चैनल आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है। अभी आप लोग यहां पर देखिएगा
ये बेसिकली यूके और फ्रांस के बीच में आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश चैनल नजर आएगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है किस किस को कनेक्ट करता है, तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो इंग्लिश चैनल यहाँ पर नॉर्थ सी हो गया, और ये वाला एरिया है बेसिकली अटलांटिक, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी के साथ में कनेक्ट करता है। वैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप लोग जो बेसिकली यूके और फ्रांस के बीच में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने बात की जा रही है जन शिक्षा संस्थान के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेएसएस बोला गया। ये काफी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं, खासकर ट्राइबल एरिया में। तो नॉर्मल एरिया के साथ साथ में ट्राइबल एरिया में भी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और खासकर केरला के अंदर ये फोकस दिया गया है, इनसाइड डीप जो कि यहाँ पर नीलांबूर करके जंगल है उनके अंदर में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो नीलांबूर अगर फॉरेस्ट पूछा आप लोगों से कहां पर है, तो केरला के अंदर में है। अगर बात करें इस स्कीम के बारे में, तो ये जेएसएस करके जो स्कीम है, इसको पहले यहाँ पर श्रमिक विद्यापीठ के नाम से आप लोग जानते थे, ठीक है। तो फिर बात किया गया, इसका नाम चेंज किया गया। आप लोगों को पता है जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज की जाती है तो सबसे पहले वो नाम चेंज करते हैं, ठीक है। पहले तो उसका नाम जो ऐसा किया जाए जो कि अपने से रिलेटेड हो, दूसरे का नाम हटाकर। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाता नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंस 1967 से। इसका रीनेम कर दिया गया जेएसएस 2000 में। और आगे चलकर यहाँ पर क्या किया गया, जो कि पहले ये क्या थी, यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। इट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट आप लोग बोलते थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2008 में, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 25 हो गया। क्यों है न्यूज में, इसके बारे में समझेंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा क्या बातें हैं। अभी यूएसए के अंदर यहाँ पर अभी एक बेसिकली जो ल्यूसियाना करके पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर एक हुरिकेन देखने को मिला। हुरिकेन के बारे में ना आप लोग कई बार बताया कि हुरिकेन अगर आप लोगों को नाम आ जाए तो याद रखना, ये हुरिकेन जो होता है ये वही होता है जिसको हम लोग अपने एरिया में साइक्लोन बोलते हैं। इसी हुरिकेन को जापान वाले एरिया में टाइफून बोलते हैं। इसी हुरिकेन को ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में विली विली बोलते हैं, और इसको हुरिकेन बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कनाडा वाले रीजन में, इधर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इक्वेटर वाले रीजन में इनको नॉर्मली साइक्लोन बोलते हुए आप लोग नजर आएंगे, ओके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर ये कौन सा, इसका नाम है ईदा। ईदा अगर पूछे तो ये आप लोग को यूएसए वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और कैटरीना कैफ भी यहाँ पर इसी रीजन में आया था। कैटरीना कैफ नहीं, बेसिकली कैटरीना है 2005 में। तो बोला जा रहा है कि ये उसी लेवल का ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा पर्टिकुलर साइक्लोन। कैटेगरी 4 में इसको बेसिकली यहां पर रखा गया इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से। तो ये कई बार मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ जाती हैं छोटी छोटी चीजें, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी राहुल गांधी की, पर लेकिन पर्टिकुलर क्या हुआ, इसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। हुई क्या, यहां पर अभी बोला गया कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का हनन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी बात बोली गई क्योंकि एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक पर्टिकुलर जो मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे को जय श्री राम बोलने के लिए पूछा जा रहा था। तो यहां पर ये इसलिए न्यूज में बन गया क्योंकि यहां पर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। पर लेकिन आप लोगों से एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर आप लोग ऐसे स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। पर लेकिन हाँ, जो आर्टिकल यहां पर बेसिकली मेंशन किए गए हैं ये कंट्रोवर्सी में आ गए, तो ये आर्टिकल आप लोगों से बैकग्राउंड में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 15 क्या बात करता है और कहां पर है आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 क्या बात करता है और कहां पर रखे गए। तो याद रखिएगा जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर आप लोग को आर्टिकल ये देखने को मिलेंगे 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जब आप लोग बात करते हैं तो इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट हो गए, और इसी के साथ में राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहां पर जो बात की जा रही है, एक तो बात की जा रही है यहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, ठीक है। तो एक बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो ये दो इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर फोकस करके दिए जा रहे हैं। यानी कि ये बोला गया राइट टू इक्वलिटी का हनन हो गया और राइट टू जो रिलीजन का हनन हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की जा रही है। तो ये दो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 15 जो है यहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन करने से मना करता है किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कोई भी ऐसा आप लोग यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, खासकर अगर बात करें। पर हाँ, ये भी बातें बोलता है रिजर्वेशन के बारे में कि स्पेशल प्रोविजन आप लोग बना सकते हैं अगर यहां पर वुमेन है, बच्चे हैं या फिर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, उनके लिए आप लोग प्रोविजन तो कर सकते हैं रिजर्वेशन के। वो आप लोग उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलेंगे, वो तो उनका हक हो जाता है कि हाँ उनको भी सोसाइटी के साथ में आगे लाया जाए। तो ये सारी बातें आर्टिकल 15 बोलते हैं, और ये वही आर्टिकल 15 है। आयुष्मान खुराना की मूवी आप लोगों ने देखी होगी आर्टिकल 15, उसी से रिलेटेड आप लोग इसको याद रख सकते हैं। आर्टिकल 25 क्या है मैंने अभी बताया आप लोगों को। आर्टिकल 25 यानी कि आर्टिकल 25 होगा बेसिकली 25 से लेकर 28 तक का जो राइट टू फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर गारंटी करते हैं कि हाँ ये आप लोगों का रिलीजन है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। किसी और इंडिविजुअल रिलीजन में आप लोग को फोर्सफुली कोई कन्वर्ट नहीं करेगा, अपने हिसाब से कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आप लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, तो इस तरीके से आप लोग बात याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं यार, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी रहनी चाहिए माइंड में। आगे चलता हूं,
बात की जा रही है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया वाई ब्रेक ऐप, ठीक है। तो वाई का मतलब योगा, ठीक है, तो योगा ब्रेक यानी कि बीच बीच में आप लोग एक ब्रेक दे सकते हैं, तो इसके लिए वाई ब्रेक ऐप ये नाम रखा गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसके द्वारा यहां पर ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया, तो ये किया गया है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ये कहां पर लोकेटेड है, ये है दिल्ली के अंदर। बेसिकली ये बोला गया कि अगर आप लोग चाहे तो आप लोग छोटे छोटे से गैप निकालकर 5-5 मिनट के भी योगा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा, जैसे आप लोगों को पढ़ना है अपना, आप लोगों को एक तरीके से आप लोगों को रखना है, अपडेट रखना है अपने आप को, एक तरीके से एनर्जेटिक रखना है, तो क्या करो करें, जैसे कि आप लोगों ने बैठ के 1 घंटा पढ़ना है, तो 1 घंटा मत पढ़ो, आप लोग 55 मिनट बैठकर पढ़ो, ठीक है। तो 55 मिनट में क्या करो, आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल लो 5 मिनट का, उसमें 5 मिनट में थोड़ा सा टहलो, थोड़ा उठक बैठक कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है, थोड़ी गहरी गहरी सांस ले लो, तो इससे आप लोग फिर से एक एनर्जी के साथ में भर जाएंगे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ योगा आप लोग बोल सकते हैं। तो 5-5 मिनट में, अगर 55 मिनट में 5 मिनट करके पूरे 1 घंटे का शेड्यूल आप लोग रखोगे तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो आजादी का अमृत महोत्सव हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जा रहा है, आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करें, तो उसी के उपलक्ष्य में ये देखने को मिलेगा। तो वाई ब्रेक ऐप अगर पूछे तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। छोटी सी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बात की जा रही है। बेसिकली ये बात की जा रही है एक तरीके से, जैसे आप लोग कहीं बाहर रहते हैं, आप लोग फ्लैट पर रहते हैं, आप लोग कहीं हॉस्पिटल में हैं, आप लोग कहीं स्कूल में हैं, तो उसके चलते कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिटीज के अंदर अगर रहते हैं तो वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो उसी के चलते जो यहाँ पर साइंटिस्ट है रोपर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, उनके द्वारा कुछ डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। नाम दिया गया इसका यू ब्रेथ, यू ब्रेथ यानी कि एक तरीके से आपको सांस लेने में हेल्प मिलेगी, तो यू ब्रेथ लाइफ इसका नाम दिया गया है। ये एक तरीका एयर प्योरीफायर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कहीं पर भी आप लोग इसको रख सकते हैं आसानी से। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ये स्मार्ट बायो फिल्टर इसको बेसिकली बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पर आईटी रोपुर के साथ में ये मिलकर काम किया गया है। आई हब यानी कि जो आई हब अवध, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड द वाटर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट हब जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये काम किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डायरेक्ट नाम भी देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर ये इंडियन रॉयल जेली के बारे में। तो इंडियन रॉयल जेली को बोला जा रहा है अभी उसके द्वारा, जैसे कई सारी कंट्री है यहाँ पर, जैसे थाईलैंड हो गया, ताइवान हो गया, पहले उससे एक्सपोर्ट हुआ करता था, पर लेकिन अभी हमारी कंट्री से इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पर ये इंडियन रॉयल जेली, जो कि यहाँ पर इनको भी पीछे छोड़कर हम लोग आगे निकल गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये गुड एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि एक तरीके से काफी फायदे बॉडी में पहुंचाएगा। खासकर जो फर्टिलिटी होती है वुमेन को, उसकी उनकी जो एक तरीके से इनफर्टिलिटी जो होती है, वो फर्टिलिटी वाले इशू जो होते हैं उसको कम करेगा। आज के दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर, अगर किसी को बेबी कंसीव करना है तो उसके बारे के चलते यहाँ पर कई सारी चीजें निकल कर आती है, स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है, वो सारी चीजें और भी दुनिया भर की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दिक्कतें रहती हैं, तो उसको दूर करने का काम करेगी। इंडियन रॉयल जेली जो मीट है आईएसओ जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करती है। और इंपॉर्टेंट बात है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये सारी चीजें बेसिकली देखी जाती हैं, जो कि पुणे बेस्ड रिसर्च है, ठीक है। तो इसके चलते इसके बारे में याद रखिएगा, ये बेसिकली जो रानी मक्खी होती है उसके द्वारा अपने बच्चों के लिए क्रिएट किया जाता है, ये माना जाता है, तो बॉडी के लिए काफी हेल्दी रहता है। ओके, ये एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर। अभी हमारी कंट्री में क्या किया जा रहा है, 2024 तक का टारगेट रखा जा रहा है कि 102 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट करेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम याद रखिएगा, इसको ट्रेन 18 के नाम से बोला गया था कि इसको 18 महीने में तैयार कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि इंडिजिनसली डेवलप की गई हमारी खुद की ट्रेन है, और ये कहां पर बनाएगी, तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में, वहां पर इसको क्रिएट किया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, और ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन देखने को मिलेगी, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से यहां पर ये चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी जब 15 अगस्त की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया 75 जो बेसिकली वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी कंट्री में 75वां आजादी का सालगिरह सेलिब्रेट करें, उसके उपलक्ष्य में चलाई जाएगी। बाकी टारगेट है 2024 तक का 102 चलाने का। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। अभी हमारी कंट्री को काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इलेक्ट किया गया यहां पर, जो कि 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की कांग्रेस हो रही थी। कहां पर, यह अभिजान। तो अभिजान है कहां पर, यहां पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर कोस्ट डी आइवरी। कोस्ट डी आइवरी कहां पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी कैपिटल है अभिजान। तो यहां पर एक मीटिंग हुई किसकी, ये हुई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अलग अलग बेसिकली इसके अंग होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। तो उसमें से काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है। 156 वोट में से हमको 106 वोट मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 27th मीटिंग थी, उसमें इलेक्ट किया गया और यहां पर 106 वोट मिली है। तो पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल जो बेसिकली यहां पर ये अलग अलग कंट्री का ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर यहां पर देखने को मिली चीजें, ये आया कब था पिक्चर में, तो 1874 में आया था। एक ट्रीटी थी बर्न कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर में, और वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, उसके बेस पर इसको बनाया गया था।
तो ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां पर भी पोस्टल जो पुलिस होती है, सर्विसेज होती है, पॉलिसीज होती है, उनको बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल कर आ रही है, ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की साइड से। इसके द्वारा अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में बात की जा रही है। पोर्टल जब बोलता हूं तो इसका मतलब होता है वेबसाइट। ठीक है, वैसे आप लोगों को ऐप देखने को मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर युक्त धारा। ठीक है, तो युक्त धारा जो है यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करेगी जो न्यू एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके तहत यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करेगी ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कहीं पर कोई भी गैप है, कोई दिक्कतें हैं, तो उनको एक तरीके से लोकेशन भी आइडेंटिफाई किया जाए। तो जियोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। ये जो पोर्टल है, ये भुवन जो पर्टिकुलर पोर्टल है, तो इट इज ए न्यू पोर्टल अंडर भुवन। तो भुवन भी एक पोर्टल है यहाँ पर जो कि इस पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मिलकर काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि गवर्नेंस टू गवर्नेंस चीजों को सुधारा जा सके और डिसेंट्रलाइज किया जा सके डिसीजन मेकिंग को। तो ये एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री जो यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर है उसके द्वारा यहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर काम किया गया और फिट इंडिया क्विज लॉन्च किया गया। फिट इंडिया क्विज यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो यहां पर एक ऐसा क्विज है जो कि फिटनेस और स्पोर्ट के बारे में बात करे, तो पहली बार कुछ ऐसा क्विज लॉन्च किया गया है। ये अवेयरनेस फैलाएगा यहां पर जो बेसिकली पर्टिकुलर ये क्विज है, तो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनको काफी हेल्प यहां पर देखने को मिलेगी। तो नेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। अपॉर्चुनिटी है विन, एक टोटल प्राइज यहां पर 3 करोड़ रुपए तक के यहां पर प्राइज जो है वो जीते जा सकते हैं। प्राइज देने का फायदा क्या रहता है, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस यहां पर फैलेगी। तो ये बेसिक एक पर्पज यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो पार्टिसिपेशन बढ़ाने का तरीका। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हमारी कंट्री में भी सामने निकल कर आया। मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम अपने प्रोडक्ट को बेसिकली प्राइवेट को दे देते हैं, गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को प्राइवेट को दे दे कि प्राइवेट इसको यूज करे, बेचा नहीं गया इसको, उसको बेसिकली किराए पर दे दिया गया है, तो हाँ उससे प्रॉफिट कमाए और हमको हमारा जो प्रॉफिट है वो देता रहे। तो इसके चलते यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें बोला गया गवर्नमेंट जो है 6 लाख करोड़ रुपए यहां से बेसिकली ये इकट्ठा करने वाली है। क्या कहां से आया प्रोजेक्ट निकल के, तो बजट 2021-22 में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ अनाउंस किया गया था कि हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे, सस्टेनेबल ढांचागत विकास होगा। तो रोड, रेलवेज, जो पावर जो सेक्टर है उनके लिए आप लोगों को लगभग 60% तो हिस्से निकल कर आ जाएगा और बाकी और कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए चीजें स्टार्ट की गई हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी, 100वीं बर्थ एनिवर्सरी, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी अगर इस तरीके से कोई नंबर देखने को मिलता है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो यहां पर इनको अभी रिसेंटली 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर इनके नाम से एक यादगार कॉइन इशू किया गया यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप होता है, एक तरीके से कॉइन होता है कि हाँ याद में यहां पर ये पर्टिकुलर चीज जो है वो सामने एक तरीके से लॉन्च की गई है इस पर्टिकुलर बर्थ एनिवर्सरी पर। इनके ही कई सारे अलग अलग नाम थे, ये तो मैंने आप लोगों को नाम बता दिया। बाकी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी, ये भी इन्हीं का नाम था, या फिर इनको यहाँ पर सरला प्रभुपाद के नाम से भी जानते हैं, और अभय चरण दे इनका नॉर्मल आप लोग बोल सकते हैं नाम। ठीक है, तो एक स्पिरिचुअल टीचर थे जो कि आप लोग आज के डेट में जो भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उनके साथ में ये कनेक्टेड है, एक काफी इंपोर्टेंट एक टीचर। और यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ फॉर क्रिश्चियन ये कॉन्शियसनेस जिसको इस्कॉन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पर ये उसके बेसिकली फाउंडर भी हैं। ठीक है, और हरे कृष्णा मूवमेंट जिसको कॉमनली बोला जाता है, तो ये यही पर्सनैलिटी है। तो याद रखिएगा 125वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी इनकी सेलिब्रेट की गई। ओके, तो ये था बेसिक। ये क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 5 अगस्त 2019 में एक राज्य को तोड़ा गया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। 2 यूनियन टेरिटरी में, एक बनी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बन गई लद्दाख। तो अभी हम लोग बात करेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख के द्वारा अभी यहाँ पर स्टोन लेपर्ड जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है और ब्लैक नेक्ड क्रेन ये यहाँ पर अपने स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किए गए हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बन सकता है। स्नो जो लेपर्ड है यहाँ पर ये पैंथर यूनिका इसका नाम आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि इसका साइंटिफिक जो नेम होता है, तो ये नाम रखा गया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर में रेड ये वनरेबल कैटेगरी में देखने को मिलेगा। ब्लैक जो क्रेन देखने को मिलेगा इसका नाम है ग्रूस निक्रिक्लिस। ठीक है, तो ग्रूस निक्रिक्लिस इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर इनको दोनों को क्या किया गया है, यहाँ पर स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया है। तो नियर थ्रेटन की कैटेगरी में यहाँ पर अगर बात करें आयुष्यन की लिस्ट में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग किस किस राज्य से निकल कर आते हैं? आपके राज्य में भी क्या कोई स्टेट एनिमल या फिर स्टेट बर्ड है? बताइए जरा, देखता हूं किस किस को याद है। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है,
इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी इसके इर्द गिर्द, तो बैकग्राउंड में क्वेश्चन बन सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा चेयर की जाती है, ठीक है, याद रखना मोदी जी यहाँ पर चेयर करते हैं, यानी कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो यहाँ पर चेयर करते हैं। इनके द्वारा अभी क्या किया गया यहाँ पर, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP, देखिए जिस तरीके से आप लोगों ने सुना है ना MSP जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, तो दूसरी क्रॉप्स हैं उनके लिए MSP दिया जाता है। लगभग 23 ऐसी फसल है हमारे देश में जिनको MSP दिया जाता है, पर लेकिन एक इकलौती फसल है यहाँ पर गन्ने की जिसको शुगर कैन आप लोग बोलते हैं, उसके लिए हम लोग फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस निकाल कर लेकर आते हैं। तो अभी यही यहाँ पर बात की गई, तो याद रखना रंगराजन कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, उसने बोला था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। स्टेट लेवल पर जाएंगे तो स्टेट एडवाइस प्राइस आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि सेंट्रल लेवल पर इसको FRP बोलते हैं और स्टेट लेवल पर इसको SAP, यानी कि सेंट्रल लेवल पर इसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस और स्टेट लेवल पर स्टेट एडवाइस प्राइस के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पर शुगर कैन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें कई सारे राज्यों के लिए, तो इसलिए यहाँ पर अगर बात करें हमेशा आप लोगों को जो FAP है FRP है यहाँ पर ये हमेशा कम नजर आएगा और यहाँ पर SAP जो है वो ज्यादा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा FRP डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर स्टेट के पास में जाएगा और स्टेट जो है अपने अपने हिसाब से इसके अंदर कुछ एडिशन कर अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। ये सारे काम कौन करते हैं यहाँ पर, ये करता है ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। ये एडवाइस करता है रिकमेंडेशन को कि ऐसा कुछ कर सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है, पर लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, रिकमेंडेशन देकर इसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद में गवर्नमेंट माने, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट फिर यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है वो स्टेप उठाए, ये डिसाइड करेंगे, ये इसमें ये कुछ नहीं बोलेगा। हमारी कंट्री में अगर पूछे कौन से 5 ऐसे राज्य सबसे ज्यादा जो शुगर कैन प्रोड्यूस किया है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार, तो ये राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर है ये बेसिकली प्रोड्यूस करने में शुगर कैन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस करता है। ये शुगर कैन के बाई प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, बेसिकली आप लोगों ने इनको यूज भी किया होगा, खाए भी होंगे आप लोगों ने, बेसिकली मेरा फेवरेट भी गुड़ भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि देखिए ये न्यूज तो अलग थी, पर मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर अभी जिसके बारे में बात की जाती है, एक पर्टिकुलर मुद्दा था, पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ये इस जो क्यों न्यूज में था, ये यहाँ पर ये इसलिए बेसिकली इसके बारे में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है यहाँ पर, ये जैसे मान लो कहीं टाइगर किसी के मतलब कि टाइगर को यहाँ पर कहीं पर कोई टाइगर की डेथ हो गई, कहीं कोई रास्ता निकाला जा रहा है, कोई कॉरिडोर निकाला जा रहा है, ठीक है, टाइगर ने किसी को मार दिया, तो अलग अलग रीजन की वजह से न्यूज में आ जाती है चीजें। तो यहाँ पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न्यूज में था, तो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क था देश के अंदर में जहां से इसको लॉन्च किया गया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। बेसिकली 1936 में इसको हेले नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, फिर आप लोग आज के डेट में देख रहे हैं इसका नाम, ठीक है, जिम कॉर्बेट इसका नाम चेंज कर देगा बाद में, क्योंकि उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था। अगर बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, तो यहां पर बोला जा रहा है कि एक तरीके से ये काफी बफर एरिया है यहाँ पर, जो एक रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सोना नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंटायर जो एरिया है यहाँ पर ये माउंटेन से और एक तरीके से और भी कई सारी से एक वो एंटायर फॉल से कवर देखने को मिलेगा, शिवालिक और आउटर जो हिमालयन जो जियोलॉजिकल प्रोविंस है, ठीक है। इसी के साथ में रामगंगा, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सोना नदी, ठीक है, मंडल, नेक्स्ट यहाँ पर प्लान, इसी के साथ में कोसी, तो कई सारी ऐसी आप लोगों को रिवर इससे फ्लो होती नजर आएंगी। तो ये अगर आप लोग उत्तराखंड से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप लोगों ने देखा है किसी ने इसको तो बताइए किस किसी ने इसको देखा है, ठीक है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभी क्या किया गया, नेवी के लिए यहाँ पर ये बेसिकली एविएशन जो सेरेमोनियल ये परेड थी यहाँ पर, तो INS हंस कहाँ पर गोवा में देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक तरीके प्रेसिडेंट जो कलर होता है ये एक तरीके का एक अवार्ड आप लोग बोल सकते हैं, ऑनर बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर मिलिट्री को दिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था आर्म फोर्स के लिए, तो इंडियन नेवी से स्टार्ट इसको किया गया था। तो यहाँ पर अभी 1951 से इसको स्टार्ट किया गया था और ये आज तक भी ये चीजें चलती हैं। तो हमारी कंट्री में अब की बार कहां पर देखने को मिला, ये गोवा के अंदर आप लोग को देखने को मिला, ओके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आ रहा है बेसिकली तालिबान की साइड से। आप लोगों को पता है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ चुके हैं, पर लेकिन इंपोर्टेंट मुद्दा यह है कि जो साक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, तो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के अंदर भी अफगानिस्तान है। तो इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसी कंट्री था जहां पर नॉर्मली ये मानते थे कि यहां पर अगर बात करें तो इसको हम लोग कैसे लेकर चलते, तो पाकिस्तान की वजह से यहां पर काफी सारी दिक्कत देखने को मिलती थी। अब पाकिस्तान का लंगोटिया यार तालिबान भी यहां पर आकर बैठ गए अफगानिस्तान में, तो ये माना जा रहा है कि इसका फ्यूचर जो है अब सदमे में चला गया है, जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि अब ये काम नहीं कर पाएगा। इसके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और आप लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान देखने को मिलेंगे। इसकी जो 8 मेंबर है इसके अंदर, और 2007 में यहाँ पर बेसिकली ऐड किया गया था हामिद करजाई को
इस यानी कि अफगानिस्तान को इसके अंदर में, अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें साख के बारे में, तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बने तो क्लियर होना चाहिए माइंड में, ओके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है एनवी रमन साहब, पहली बार यहां पर देखने को मिला कि पब्लिक में यहां पर इस तरीके से सेरेमनी की गई, यानी कि फर्स्ट टाइम कोर्ट को अलाउ किया गया लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, जब 9 जजेस को अपॉइंटमेंट दिया गया यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। इंपॉर्टेंट बात कई सारी है, पहली बार 9 जज जो है एक साथ इस तरीके से यहां पर ओथ लेते हुए नजर आए सिंगल स्ट्रोक में, तो हिस्टोरिकल था ये कई फ्रंट में इस तरीके से। 3 महिला पहली बार एक तरीके से एक साथ में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट की गई। तो टोटल मिलाकर जो कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो 34 जज होते हैं, 34 में से 33 तो जज होते हैं प्लस एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरीके से, यानी कि चीफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो टोटल संख्या उनमें से 4 अभी महिला है, तो पहली बार इतनी संख्या यहां पर महिलाओं की देखने को मिली एक साथ जो बेसिकली जुडिशरी के अंदर में। अगर बात करें जो महिला यहां पर एक जज बनी है जिनका नाम है यहां पर बीवी नागरथन, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में बोला जा रहा है 2027 में पहली देश की महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है, ये जिस तरीके से यहां पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया, तो ये काफी बड़ी बात होगी देश के लिए, एक गर्व की बात भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर एक और ऑलरेडी यहां पर जो इंदिरा बनर्जी पहले से यहां पर जज थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, अब टोटल 4 जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन अगर सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो पहली बार 4 जज हुई हैं, ऐसा कभी नहीं देखने को मिले थे सारे जज, और यहां पर इसका टेलीकास्ट भी किया गया, तो इसके लिए ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर एक तरीके से कई सारे लोगों का एक कंटिजेंट हमारी कंट्री की साइड से लगभग 200 आर्मी पर्सनल जो थे उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया मल्टीनेशनल जो एक्सरसाइज है यहाँ पर जिसका नाम है जापद, ठीक है। तो आप लोगों से पूछे कहां पर ये देखने को मिली, तो याद रखिएगा ये रसिया के अंदर देखने को मिली 3 से लेकर 16 तक यहाँ पर सितंबर के अंदर में। तो 17 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर स्टेटस है चाइना और पाकिस्तान का, इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, ओके। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ भी जाते हैं। बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर अभी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। ट्राइबल कम्युनिटी किस एरिया की बात की जा रही है, ये ट्राइबल कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो चकमा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा अपोज किया गया, प्रपोज करने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए 60,000 जो लोग हैं यहाँ पर चकमा और इसी के साथ में हिजोंग कम्युनिटी के फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। देखिए हुआ क्या था, जब बांग्लादेश नया कंट्री बना, ठीक है, तो उस टाइम पर बहुत सारे जो लोग थे वो वहां से निकल कर कहां पर आ गए, इंडिया के अंदर आ गए, आसाम के अंदर, कुछ जाके यहाँ पर बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर बस गए यहाँ पर। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को मिली। तो यहाँ पर ये एथनिक पीपल जो है, ये चित्तगोंग जो हिल एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे बांग्लादेश के अंदर में। तो चकमा एक तरीके से प्रिडोमिनेटली बुद्धिस्ट, और यहाँ पर जो हिजगोंग है ये एक तरीके से जो हिंदू कम्युनिटी है। तो वही आप लोगों को पता है जैसे कि पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू जो है वो वापस आ जाते हैं क्योंकि वहां पर ऐसा माहौल नहीं है, ऐसे ही कुछ इनके द्वारा भी सोचा गया कि एक तरीके से जिंदा रहना है तो यहां से निकलो, क्योंकि कई सारे वॉयलेंस भी उस टाइम पर देखने को मिले थे। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें, इसी के साथ में वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में और म्यांमार में ये लोग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज के बांग्लादेश है, तो 1964-65 में यहाँ पर देखने को मिले और फिर इंडिया के अंदर सेटल हो गई आकर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में याद रख सकते हैं। ये वाली न्यूज मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी। बात की जा रही है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड के बारे में। ये जो अवार्ड है ये 2 महिलाओं को दिया गया अभी हमारे देश में, ये वेस्ट बंगाल से निकल कर आए। ये जो अवार्ड है अब की बार, ये बेसिकली मादुर फ्लोर मैट, ये जो चटाई है बेसिकली ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, इसको चटाई को जीआई टैग इनके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया था अप्रैल 2018 में। तो इसके चलते ये अभी जो अवार्ड मिला है वो भी नेशनल हैंडीक्राफ्ट जो अवार्ड मिला है वो इसी में मिला है, तो इसकी वजह से ये और इंपॉर्टेंट हो गया है। एक पर्टिकुलर अवार्ड का नाम याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर बेसिकली जो दिया गया है ये शिल्प गुरु अवार्ड। तो शिल्प गुरु अवार्ड जो है वो नेशनल अवार्ड है हमारे देश में, और ये नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि हाईएस्ट अवार्ड है ये अगर एक तरीके से हैंडीक्राफ्ट के अंदर ये जो अवार्ड दिया है देश के अंदर। शिल्प गुरु मिलता किसको है ये अवार्ड, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसकी एज जो है 50 साल से ऊपर हो चुकी है और लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उस फील्ड में काम करते हुए, तो तब ये अवार्ड पर्टिकुलर पर्सन को मिलता है। और यहाँ पर ये जो अवार्ड अभी मिला है ये याद रखना जो मैंने अभी बताया यहाँ पर, तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर गया ये अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये जो बंगाल की लाइफस्टाइल का ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है मधुर मैट, ठीक है। इसको यहाँ पर बेसिकली जो मधुकर कथाई के नाम से भी इसको जाना जाता है, नेचुरल फाइबर से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो जीआई टैग का दर्जा इसको दिया गया, तो इसके चलते क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली हुआ क्या, एक पर्टिकुलर रैंकिंग तैयार की गई और उस रैंकिंग में कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को काउंट किया गया। तो उस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को काउंट करने में सबसे टॉप पर जो टॉप किया गया पर्सनैलिटी के द्वारा वो है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, जिनको 70% जो अप्रूवल दी गई रेटिंग।
मैक्सिको के जो बेसिकली प्रेसिडेंट हैं उनको 64% रेटिंग मिली, और इसी के साथ में जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको 63% यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको यहाँ पर बेसिकली ये इनको वोटिंग दी गई। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है 70% के साथ में सबसे टॉप पर है। और इंटरेस्टिंग तो मुझे ये लगा कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे जो बाइडन, वो 48% के साथ में यहाँ पर 5वें नंबर पर है। इनसे ऊपर इवन जो एंजेला मार्केल थी जो कि यहाँ पर जर्मनी की चांसलर, वो इनसे ऊपर थी 4th नंबर पर। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग कंसल्ट एंड अमेरिकन डेटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसके द्वारा अप्रूवल की गई ये रेटिंग। और इस रेटिंग में अप्रूवल देने के लिए ऐसा नहीं है कि यही 4-5 कंट्री थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडिया, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, यूके और यूएसए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस लिस्ट में 70% वोटिंग के साथ में अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो टॉप कर दिया है। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अप्रिशिएट करने लायक बात है। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है हमारी कंट्री और सिंगापुर के बीच में। ये अभी कहां पर देखने को मिली, ये बेसिकली जो साउथ चाइना सी है उसके पास में देखने को मिली, यहां पर साउथ चाइना सी के पास में। तो ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, इसका 28 यानी कि 28वां संस्करण था ये। और सिंगापुर इंडिया के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसका नाम बीसी से निकल कर आता है, बोलते हैं इसको सिम्बैक्स, यानी कि सिंगापुर एस से सिंग, ऐसे सिंगापुर, आई से इंडिया, ठीक है, एम से मैरीटाइम और बीईएक्स से हो गया यहाँ पर बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये 1994 में स्टार्ट की गई थी इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी के द्वारा। बायलैटरल का मतलब होता है दो कंट्री के बीच में अगर कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज या फिर कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट हो। ट्राइलेटरल का मतलब होता है 3 आगे, और मल्टीलेटरल का मतलब है पता नहीं कितने सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे ज्यादा। तो यहां पर ये नेवी के बीच में इंडिया और सिंगापुर की। तो कई बार कई सारी एक्सरसाइज के नाम भी देकर आप लोगों से मैच करने के लिए पूछा जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं नेशनल जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, ये काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल कैंपेन एक तरीके से प्रमोट करने के लिए कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं कंट्री में। तो ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो दवाई बनाने वाले पौधे होते हैं वो लगाए जाएंगे। और ये किस उपलक्ष्य में लगाए जा रहे हैं, आजादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके उपलक्ष्य में इसको लगाया जा रहा है। अंडर दिस कैंपेन आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी कि जो मेडिसिनल प्लांट है ये बोला गया कि 75,000 हेक्टेयर ये जमीन पर लगाए जाएंगे। और अभी यहां पर इसी के चलते इसको सहारनपुर उत्तर प्रदेश और पुणे में महाराष्ट्र से इसको स्टार्ट किया गया ताकि ये टारगेट कंप्लीट किया जा सके। 1.5 ईयर का यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से मार्क किया जाएगा मेडिसिनल प्लांट का टारगेट, जिसके चलते हम लोग काफी लार्ज स्केल पर चीजों को यहां पर एक तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मेडिसिनल प्लांट जो है वो तो अभी बढ़ेंगे ओनली। ठीक है, एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी रिसेंटली जो अश्वगंधा है ये काफी ज्यादा न्यूज में था जब कोविड-19 के बारे में बात चल रही थी। अमेरिका के द्वारा अश्वगंधा काफी लार्ज स्केल पर खरीदा गया। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। और कोविड-19 क्या था, वो बेसिकली इम्यूनिटी जिसकी बर्बाद उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो सबसे ज्यादा अश्वगंधा खरीदा गया यहाँ पर, एक तरीके से एनर्जी बूस्टर का भी ये काम करता है। तो यहाँ पर भी ये चीजें देखने को मिली। तो ये ऐसे मेडिसिनल चीजें आप लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ईट राइट स्टेशन का टैग किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो इंडियन रेलवे के द्वारा भी यहाँ पर चंडीगढ़ को ईट राइट स्टेशन का टारगेट ये टैग दिया गया। ये 5 स्टार स्टेशन की कैटेगरी में आता है। अभी इससे पहले और भी कई सारे स्टेशन को दिया जा चुका है, तो ये तो ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, पर हाँ ये जरूर याद रखना कि किसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो कई सारे स्टेशन को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। पर लेकिन दे कौन रहा है, ये दे रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर उसके द्वारा जो रेलवे स्टेशन है उसको ये सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। ईट राइट सर्टिफिकेशन जो है ये एक तरह का अवार्ड है आप लोग बोल सकते हैं, जो कि FSSAI के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। जो कि अगर स्टेशन पर खाने की क्वालिटी अच्छी रखता है, साफ सफाई रखता है और एक अच्छा खासा खाना प्रोवाइड कराता है पैसेंजर के लिए, ऐसा नहीं कि बस काम चलाओ हो गया। ठीक है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट की कैटेगरी यहाँ पर 0 से लेकर 5 की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ऑडिट भी किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा, ताकि सही और गलत में डिफरेंस पता लगाया जा सके कि कितना साफ है चीजें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि पूछे कि ईट राइट स्टेशन का अवार्ड किसके द्वारा जाता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। चंडीगढ़ 5वें नंबर का यहाँ पर, इसके अलावा और 4 कौन से एरिया उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछता रहता हूं ना बीच बीच में, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको कम से कम रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो रेगुलर जो वीडियो देख पाते हैं उनके लिए एक तरीके से एज तो रहती है, आप लोगों को मानना पड़ेगा। एक तो वो इंसान है जो कि डेली एक्सरसाइज करता है, एक ऐसा इंसान है जो कि हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार एक्सरसाइज करता है, तो फर्क तो पड़ ही जाता है ना। तो इसलिए बोलता हूं कि अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रिवीजन का काम करेगी। आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी याद आती रहेंगी, मेरी आवाज याद आएगी आप लोगों को जहां जहां पर मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो रेगुलर वीडियो तो कम से कम लाइफ का पार्ट आप लोगों को बना ही लेना चाहिए। ठीक है, एक कम से कम तब तक तो बना ही लेना चाहिए जब तक आप लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, बाकी तो सब चलता रहता है। ओके,
आगे बात करते हैं तालिबान के बारे में। तो आप लोगों को बताएं यहाँ पर अभी रिसेंटली अभी जो अफगानिस्तान के अंदर जो है तालिबान आ गया, ठीक है, तो इसके चलते कई सारे एरिया में ये कनेक्टिविटी हैम्पर कर रहे हैं। तो इसी को लेकर अभी जो बात की जा रही है कि ये चाबार पोर्ट जो है इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है या फिर तापी पाइपलाइन है, ये भी इंपैक्टेड होते हुए नजर आएंगे। तापी पाइपलाइन के बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो यहां से आप लोगों को होती हुई नजर आएगी। तो तापी पाइपलाइन ये बेसिकली स्टार्ट की गई थी ताकि यहाँ की गैस जो है वो इंडिया के अंदर लाई जा सके, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसमें हेल्प की जा रही थी, एडीबी के द्वारा इसको बनाने के लिए। पर लेकिन हुआ क्या, अभी वो भी यहाँ पर ये हुआ, पहले तो पाकिस्तानी इसमें रोड़ा था, अब यहाँ पर बेसिकली अफगानिस्तान भी इसमें रोड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तालिबान आ गया है। तो इसकी वजह से अब लग नहीं रहे कि इसके लक्षण ये पूरी हो पाएगी। इंडिया के द्वारा एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसके अंदर बोला गया था कि आगे आने वाले टाइम में इसके अंदर और भी कई सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी, ठीक है, पर लेकिन अभी लग रहा है कि यहाँ पर ये भी चीजें जो है उस लेवल पर नहीं पहुंचेगी। इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ बेसिकली यहाँ से, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जमीन के रास्ते यूरोप से होता हुआ फिर मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ ये पर्टिकुलर एरिया से इंडिया के अंदर वापस आ गया। तो ये बिल्कुल जैसे चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, उसी पैटर्न में हमारे द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाकी अफगानिस्तान के बारे में आप लोगों को बताइए, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अफगानी इसकी करेंसी है, कैपिटल इसकी बेसिकली काबुल होगी। साउथ एशियन ये एक कंट्री है, और बाकी आसपास कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। और इधर अपनी कंट्री का पोर्शन टच करता है ये बेसिकली लद्दाख वाला, याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर वाला नहीं टच करता है। जब से नई यूनियन टेरिटरी बन गई है, लद्दाख वाला पोर्शन टच करता है। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की साइड से। याद रखिएगा, यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर कमेटी की जो कि अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में बनाई गई। तो आप लोगों से ये पूछ ले बेसिकली कमेटी किसके लिए है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यार। अभी आप लोगों को पता है बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी डेथ हुई और क्या क्या चैलेंज जर्नलिस्ट के द्वारा झेलना पड़ा। तो ये जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम लाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, कि जो भी यहाँ पर पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकारों की जान चली गई और कैसी कैसी कंडीशन में ये अभी अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसके चलते ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इसकी लाइट में कई सारे चेंज किए जा रहे हैं आज के डेट में। जो मीडिया इको स्पेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो तो देख लिया हम लोगों ने। और एक तरीके से वर्किंग जो जर्नलिस्ट हैं उसके लिए यहाँ से चीजों को डिफाइन भी करने की कोशिश करें कि किसको वर्किंग जर्नलिस्ट बोला जाएगा, क्योंकि आज के डेट में हर एक इंसान अपने आप को जर्नलिस्ट समझ रहा है। फेसबुक पर जाओगे, ट्विटर पर जाओगे या किसी दूसरे मीडिया पर, ऐसा लगता है कि यही सारे जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी। ओके, ये देखिए, आप लोगों से अगर कोई पूछ ले प्रगति के बारे में तो आप लोग बोलोगे यार 2015 का करंट अफेयर पूछ लिया, ठीक है, कि ये तो प्रगति स्कीम तो 2015 में लॉन्च की थी। ऐसा नहीं होता यार। बेसिकली होता क्या, अगर कोई स्कीम लॉन्च कर दी गई है वो रेगुलर न्यूज में, अब तो बोलोगे आप जो एमजी नरेगा, यार ये तो बहुत पुरानी न्यूज है, कैसे आ गई, ठीक है, मिड डे मील स्कीम है तो बहुत पुरानी न्यूज है, ऐसे थोड़े ना होता है। वो रिपीटेडली किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में आती रहती है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, प्रगति के बारे में। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को काम दूं कई सारे, कि आप लोगों को हर एक पर्सन को जो है 3-3 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पर, अगर आप लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो 3-3 बच्चों तक आप लोग को कोई भी ऐसी वीडियो शेयर करनी है ताकि यहाँ पर बच्चे उससे पढ़ सके, ठीक है। तो इस तरीके से बोलो, अब फिर मैं उसका एनालिसिस करने लगूं कि आप लोग को चेक करने लगूं कौन कौन ये काम कर रहा है। अगर कौन कौन सही कर रहा है, जो सही कर रहा है काम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, जो सही नहीं कर रहा है उसको थोड़ा गाइड किया जाए कि इस तरीके से कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक तरीके से प्रगति यही काम करता है। जितने भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में चला रखे हैं, स्कीम चला रखे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है उसको चेक करते रहते हैं, और सेंटर और स्टेट लेवल पर, दोनों लेवल पर यहाँ पर ये बेसिकली इसको चेक किया जाता है। अभी हमारी कंट्री में 1,26,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली बात, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसके तहत इसको चेक किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में ये पर्टिकुलर स्कीम देखने को मिलेगी, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको बेसिकली बनाया गया, ठीक है। तो उसके साथ में यहाँ पर ये टीम के साथ में हेल्प करके यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, कुछ कुछ बातें पूछ ली जाती हैं एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं, बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइड से। तो इनके द्वारा अभी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिससे बोला गया बुजुर्गों की बात देश के साथ। तो जैसे मन की बात मोदी जी के साथ में आता है ना, ठीक है, इसी तरीके से एक पर्टिकुलर स्कीम, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था कि मन की बात वीर के साथ। तो वही वाली चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, मन की बात बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों की बात देश के साथ, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली बुजुर्गों की बात देश के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर अभी इसका एम ये है कि उन लोगों को बेसिकली इंटरेक्ट किया जाए देश के यूथ के साथ में, जो कि 95 ईयर से बेसिकली 95 ईयर के या फिर उससे अबव हो चुके हैं, यानी कि 95 साल या फिर उससे ऊपर की जो एज हो चुकी है, उनका बच्चों के साथ में संवाद किया जाए, जो कि लगभग 18 साल के जो बच्चों के साथ में संवाद किया जाए, जो कि लगभग
देखने को मिलेगा जिन्होंने आजादी के पहले 18 साल बिताए हैं। यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है 95 साल का हो चुका है, तो एक तरीके से अगर बात करें तो लगभग 18 साल आजादी के पहले उसने बिताए होंगे। तो एक तरीके से अनडिवाइडेड इंडिया में उसके द्वारा जो जिंदगी बिताई गई है उसका एक्सपीरियंस अगर ये बच्चों के साथ में शेयर करेंगे तो बच्चे काफी कुछ जानेंगे। तो इसीलिए बोला गया कि इंटरेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं और वीडियो भी बनाने की बात की गई थी यहाँ पर। ये था बेसिकली राष्ट्रगान.in पर जाकर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी कि किस तरीके से आप लोग जाकर यहाँ पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इवन राष्ट्रीय गान के लिए भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करने का प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप लोग रियली में इंटरेस्टेड होते हैं इन चीजों में तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अभी एक रिजोल्यूशन पास किया गया और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा क्योंकि इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया गया इसको कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाना है 2023 को। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। ठीक है, कई सारी चीजें देखिए मैं रिपीट भी करता रहता हूँ, उससे ये रहता है कि आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, 1 मिनट लगती है पर चीजें याद रह जाती हैं। आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया कैंपेन जिसका नाम है आयुष आपके द्वार। तो यानी कि जिस तरीके से आप लोग कुछ भी खरीदते हैं, अमेजन आप लोग के घर, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी दूसरी वेबसाइट सामान लेकर पहुंच जाती है, ऐसे ही यहां पर 45 लोकेशन पर अक्रॉस द कंट्री यहां पर ये कैंपेन चलाया जाएगा जिसके चलते मेडिसिनल जो प्लांट है उनकी जो सैंपलिंग होती है वो बेसिकली 75,000 हाउस होल्ड को अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड कराई जाएगी 1 साल के अंदर, ताकि ये बेसिकली मेडिसिनल प्लांट को लगाया जा सके। तो ये आयुर्वेदा की एक नई मुहिम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, ये कई बार न्यूज में रहता है, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर केस है जिसको बोलते हैं KS पुत्तास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 2017 का ये केस है। 2017 के इस केस में क्या किया गया, हमारी कंट्री में जो प्राइवेसी होती है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट कहां पर बनाया गया ये याद रखना। तो ये पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जब आप लोग नजर डालेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। पर लेकिन दिक्कत क्या है, BN श्रीकृष्णा कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसको अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए हमारी कंट्री में अभी लूप होल है। ये यहाँ पर एक बिल भी आ चुका है हमारी कंट्री में, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर लेकिन अभी वही है, ये अभी कमेटी के पास में पड़ा हुआ है, अभी ये ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं, बात की जा रही है काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी यहाँ पर एक इनॉग्रेल जो सेशन देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्व के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, और नाम दिया गया इसका शिक्षक पर्व। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किए गए कई सारे इनिशिएटिव जिसमें हमारी कंट्री में इंडियन साइन लैंग्वेज को समझने की बात की जा रही है। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको बेसिकली सुनाई नहीं देता है तो उसको साइन के थ्रू बातें की जाती है। तो ऑडियो या फिर बात करें टेक्स्ट के थ्रू, अगर किसी को दिखाई नहीं जाता है उनके लिए ऑडियो, जिनको बेसिकली एक तरीके से टेक्स्ट जो जिनको सुनाई नहीं देता उनको टेक्स्ट भी दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलेगा। इसी के साथ में यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ द लर्निंग अलोंग विद द जो यहाँ पर टॉकिंग बुक यानी कि बात करने वाली किताबें यानी कि ऑडियो फॉर्म में भी आप लोग यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से सही चीजें सही ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो निष्ठा एक प्रोग्राम है, दो याद रखेगा, और एक है निपुण। तो निष्ठा को बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड, यानी कि जो स्कूल के हेड हैं, जो उनके प्रिंसिपल वगैरह वो सब टीचर और प्रिंसिपल उनके, और इसी के साथ में टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, तो ये है निष्ठा का फुल फॉर्म। निपुण के बारे में बात करें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पढ़ना और एक तरीके से न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती हैं, जो चीजें होती हैं, जो मैथमेटिक्स, उसको समझने के बारे में बात की जा रही है। तो ये 2 प्रोग्राम भी याद रखेगा, ये पहले मैंने आप लोगों को बताए थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले किससे रिलेटेड है तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया और यूएसए के द्वारा एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट की बात की जो कि एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिसको UAV आप लोग बोलते हैं, यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल दो तो इसको ड्रोन बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री की है, और यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उनके द्वारा प्रोजेक्ट साइन किया गया हमारी कंट्री में अनमैन्ड एयर व्हीकल के ऊपर काम किया जाएगा। तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है एयर सिस्टम का, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव, उनके द्वारा मिलकर चीजों को आगे लेकर चला जा रहा है। तो ये भी एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है आने वाले टाइम के पॉइंट ऑफ से देखे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, और एक पर्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे बोला गया मे भी डिजिटल। तो अगर पूछ ले आप लोगों से मे भी डिजिटल का क्या मतलब है, तो एक स्पेशल तरीका कैंपेन है जो कि यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया, जिसमें स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, यानी कि जो गलियों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली एक तरीके से सामान बेचते हुए नजर आते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उनके लिए हेल्प प्रोवाइड कराएगा, और इसको बोलते हैं PM सेवा निधि स्कीम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। PM सेवा निधि स्कीम के तहत भी 223 जो सिटीज हैं, ठीक है, तो उनके तहत चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा भी क्या किया गया, जलियांवाला बाग जो था उसको बेसिकली रिनोवेट किया गया।
तो जलियांवाला बाग के बारे में जब भी बात करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरीके की हरकतें यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर एक तरह बुजुर्ग लोग थे, बेगुनाह महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन भी थी, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे जिनके ऊपर गोली चलाई गई 13 अप्रैल बैसाखी के दिन, वो भी 1919 में। तो जो ब्रिगेडियर जनरल यहाँ पर जिनका नाम था रेगनाल्ड एडवर्ड डायर, ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये आदेश दिए गए। हालांकि इसके बाद में कमीशन भी बना कि एक हंटर कमीशन आते हैं जो इसको चेक करेगा। तो 1920 में यहाँ पर हंटर कमिश्नर के द्वारा जो है, हालांकि कोई ज्यादा ऐसा कुछ बताया नहीं, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो इनको यानी कि एक तरीके से इनको डिजिग्नेशन देने के लिए बस बोला गया। अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो नॉन ऑफिशियल कमेटी ये बनाई गई। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये नेहरू, सीआर दास और ये यहाँ पर अब्बास तैयब जी और MR जैकब, ठीक है, तो इनके जो, और महात्मा गांधी भी थे उसमें, ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा एक कमेटी लेकर चलेगी ताकि खुद से चेक कर सकें। और उसी के बाद में यहाँ पर जब हमारी कंट्री के जो पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके द्वारा नाइटहुड की आवादी जो उपाधि उनको दी थी वो उन्होंने छोड़ दी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा केसरी जो हिंद था वो भी यहाँ पर छोड़ दिया गया, जो कि इनको बोअर वार के लिए दिया गया था 1999 से 2002 तक के, ठीक है। तो काफी कम्युनिटी के लिए इनके द्वारा काम किया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर इनके बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कई बार बन जाते हैं यार, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा साउथ इंडिया में किसी पर्टिकुलर राज्य में कि पटाखों की फैक्ट्री में आग लगी, कई सारे लोगों की जान चली गई। तो अभी इसी का अल्टरनेटिव ढूंढा गया है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा, जो बेसिकली सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो डिजाइनिंग के लिए, इनके द्वारा पार्टनरशिप में ऑटोमेटिक मशीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जो कोनिकल शेप्ड फायर क्रैकर होते हैं, यानी कि जो कोनिकल शेप में जो फायर क्रैक होते हैं उनके बनाने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा सिस्टम स्टार्ट किया गया है। तो ये जो इनको यहाँ पर अभी रिसेंटली इसके लिए जो इनको एक तरीके से एक पेटेंट वगैरह जो मिला है, ये 10 नवंबर से ले 2015 से लेके, तो आगे आने वाले टाइम में ये यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है इनका यहाँ से ये एग्रीमेंट। अगर बात करें एम क्या है यहाँ पर, तो एक तरीके से ऑटोमेटिक एंटायर जो अबोव प्रोसीजर है उसको, ताकि पटाखे भटकाने में किसी की जान न जाए, सारी चीजें ऑटोमेटिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो ये प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। तो इसी के चलते इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक है, यहाँ पर न्यूमेटिक, यानी कि एक तरीके से इसके अंदर कोई नहीं बिजली भी यूज नहीं की जा रही है, आग तो किसी तरीके से लगी नहीं सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि फुटबॉल आप लोगों ने ले ली, उसके अंदर हवा भर रहे हैं, तो आप लोग तुरंत इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हवा भरने के लिए। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी यूज न की जाए एंटायर प्रोसीजर में, ठीक है। तो नो इलेक्ट्रॉनिक और नो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन द प्रोसीजर, तो एक तरीके से मैकेनिकल चीजें आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये काफी प्रोडक्टिव चीज है जिसको हम लोग को बेसिकली लेकर चलना चाहिए। किसी भी इंसान की जान नहीं जाएगी पटाखों की फैक्ट्री में। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग बताएगा। आगे चलते हैं, पांचवा जो एडिशन है इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट एक्सरसाइज का, जिसको बोलते हैं यहाँ पर कज हिंद 21, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर देखने को मिला। बेसिकली जो एक्सरसाइज है यहाँ पर ज्वाइंट ट्रेनिंग बिटवीन बोथ द आर्मीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इंडिया और इसी के साथ में कजाकिस्तान। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर। अच्छा हाँ, अगर कजाकिस्तान को आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आप लोग जरूर देखा कीजिए जब भी किसी लोकेशन के बारे में बात की जाए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में लोकेशन क्लियर रहेगी तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाएंगे। जैसे अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहाँ पर, इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ पर उज्बेकिस्तान हो गया, ये तजाकिस्तान हो गया। इसके ऊपर जाएंगे तो आप लोग कजाकिस्तान देखने को मिलेगा, और इधर हो गया ये किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये सारे जो तान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग बेसिकली देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा चुका है। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। जूम कर 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 आप लोग देखते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में आप लोग बात करें, ठीक है, इस तरीके से जूम कर लीजिए, किसी पर्टिकुलर लेक को देखना होगा इस तरीके से, जहां पर किसी पर्टिकुलर कोई भी ऐसी चीजें आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर एक हो सकती है, तो उसको जूम कर कर देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये न्यूज मुझे लगता है, पता नहीं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर रिसेंटली जो भी आप लोग के एग्जाम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की गई पहली बार जब कोई चीज देखने को मिलती है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो नहीं कहते कि पहला पहला प्यार, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन फंड है, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, उसने कोलैबोरेट किया यहाँ पर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के साथ में, और लॉन्च की गई एक रिपोर्ट जिसका नाम रखा द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कोई कि चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, तो उसके बारे में पूछे किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यूनिसेफ के द्वारा कोलैबोरेट किया गया फ्राइडे फॉर फ्यूचर, और इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया, ठीक है। द क्लाइमेट, एक तो क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में याद रखेगा, इज ए चाइल्ड क्राइसिस, यानी कि जहां पर क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है इसका मतलब चाइल्ड के लिए क्राइसिस हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर बच्चा है ना, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कहीं पर साइक्लोन आ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर हीट वेव आ जाती है,
तो यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो महिलाएं, सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो बच्चे के इंपैक्ट को कौन चेक करेगा? तो क्लाइमेट का जो इंपैक्ट है बच्चों के ऊपर, तो चिल्ड्रंस क्लाइमेट जो रिस्क इंडेक्स है उसके बारे में बात की गई यहाँ पर। तो ऑनलाइन एक्सपोज एक तरीके से यहाँ पर बोला गया कि जो कंट्रीज है उनको बेसिकली एक्सपोज किया गया, जब यहाँ पर देखा कि कौन कौन पे यहाँ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला बच्चों के ऊपर, ठीक है, उनके माइंड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है काफी ज्यादा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है, काफी ज्यादा। आगे चलते हैं। बेसिकली मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को हजारों बार पढ़ा चुका हूं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो 1992 में जब इसको स्टार्ट किया गया मालाबार एक्सरसाइज को, तो उस टाइम पर ओनली 2 कंट्री थी, पर आज के दिन में इसमें 4 कंट्री हो चुकी हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ में जापान, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर देखने को मिलेगी आज के दिन में। अभी इसका जो 25th एडिशन देखने को मिला मालाबार एक्सरसाइज का, ये काफी इंपोर्टेंट लोकेशन पे हुआ, जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है। ये एक आइलैंड है जिसका नाम है गुआम, ठीक है। तो यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। गुआम ये पर्टिकुलर एक आइलैंड है यहाँ पर, और ये किसके अंडर में है? ये बेसिकली यूएसए के अंडर में है, और पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब की बार की मालाबार एक्सरसाइज यहाँ पर हुई। ये गुआम इसलिए भी न्यूज में कई बार रहता था, जब भी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को बोलना होता था कि बम फेंक देंगे यूएसए के ऊपर, तो सबसे पहले वो गुआम आइलैंड के बारे में ही बात करता था। तो उस टाइम पर भी ये कई बार न्यूज में रहता था, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे और यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में रस्साकसी रहती थी, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है झारखंड असेंबली के द्वारा अभी रिसेंटली एक बिल पास किया गया। तो ये जो बिल था यहाँ पर झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर बिल 2021। देखिए होता क्या है, बेसिकली हमारे देश में कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अपने लोकल एरिया में लोकल कैंडिडेट के लिए जॉब को सिक्योर कर रहे हैं और बाहर वालों के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बोला गया 75% रिजर्वेशन जो है वो प्राइवेट जॉब में लोकल कैंडिडेट को दिया जाएगा, जिनकी मंथली सैलरी जो है वो 40,000 से नीचे है। यानी कि ये माना जाता है अगर 40,000 से ऊपर सैलरी आ रही है तो इसका मतलब फिर ये है कि वो एक हाई क्वालिटी का बंदा होगा और वो कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। पर इससे नीचे का जो बंदा है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन, लेबर सेक्टर, वो सब चीज देखने को मिलेगी। उसमें तो यहाँ पर लोकल एरिया के लोग भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग से स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तो कम से कम इतनी सैलरी रखी गई। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर अकेला ये एक ही राज्य है, इससे पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा सेम स्टेप उठा चुके हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिला, ठीक है। और यहां पर जो आर्टिकल 16 है वो यहां पर ये बोलता है कि इंप्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को नहीं करना है। तो इसके चलते कोर्ट में भी ये केस पहुंचा, इसके बारे में बात की गई। तो याद रखिएगा जब फंडामेंटल राइट में जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर देखेंगे, तो आर्टिकल 21 जो है वो बोलता है कि किसी को भी रेस के, रीजन के, इन कास्ट के, रिलीजन के नाम पर इंप्लॉयमेंट में आप लोगों को किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 16 ये बातें बोलता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये अलग तरीके के एंगल से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको BPRND बोलते हैं। इसके द्वारा कोलैबोरेट किया गया यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, और कोलैबोरेट करने के बाद में इनके द्वारा हैकाथॉन ये बेसिकली एक लॉन्च किया गया, जिसके बोला गया मंथन 2021। मंथन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों से डायरेक्ट पूछूं, मंथन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, यानी कि ये चीज सही है या फिर ये चीजें गलत है, तो उसके बारे में एक विचार देना, उसके बारे में थोड़ा सा टाइम देना, तो उसको मंथन बोलते हैं। तो यहां पर ये मंथन किया गया कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कंट्री में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो भी इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करती है, सीबीआई हो गया, IB हो गया, या फिर स्टेट लेवल पर जो भी जो एजेंसीज काम कर रही हैं, अगर बात की जाए तो एक तरीके से क्या क्या हम लोग उनके अंदर एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट ला सकते हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आसानी से निकाले जा सके। तो ये काम किया गया इसके द्वारा, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर याद रखिएगा जिसको BPRND भी बोलते हैं। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर सेंट्रल लेवल पर आप लोग बात करेंगे तो पुलिस किसके अंडर में आती है। अगर आप लोग कल को IPS ऑफिसर बनते हो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आओगे आप लोग, ठीक है। अच्छा ये बताओ IAS बन जाते हो तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है चीजें, बताइए चलिए, ठीक है। यहां पर BPRND जो है वो स्टैब्लिश की गई यहां पर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर 1970s में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे मॉडर्नाइजेशन करना है पुलिस फोर्सेस का, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को ढंग से मेंटेन कर सके। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे 7वें शेड्यूल के अंदर, तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो लॉ एंड ऑर्डर वाला जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकती है, ओके। ये बेसिकली मैं बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाएगा और वैसे भी आप लोगों से ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी क्वेश्चन बन जाएगा और पर्टिकुलर फैक्चुअल भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, कहने का मतलब ये है इनडायरेक्ट वे में। इंडिया के द्वारा पहला ये बेसिकली दुगोंग को आप लोग सी काओ के नाम से भी जानते हैं नॉर्मली, ठीक है।
तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, कंजर्वेशन रिजर्व हमारी कंट्री में बनाया गया तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। ये जो दुगोंग है, जिसको यहां पर बेसिकली जो सी काऊ भी आप लोग बोलते हैं, अगर आप लोग IUCN की लिस्ट के अंदर जाएंगे, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है, उसके अंदर इसको वनरेबल कैटेगरी, पहले इसको बेसिकली इनलिस्ट किया गया, वनरेबल टू एक्सटिंक्ट कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। इनकी संख्या काफी ज्यादा खत्म होती जा रही है। तो ये पर्टिकुलर जो काम किया जा रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली जो रिजर्व बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो 500 किलोमीटर इन ये पाक बे जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको पाक बे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सदन तुदा तमिलनाडु एरिया के आप लोग मैप में समझ सकते हैं, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गए और यहाँ पर कन्याकुमारी आप लोग को देखने को मिलेगा, नीचे श्रीलंका और यहाँ पर पाक बे आप लोग को देखने को मिलेगा, ऊपर पाक स्टेट है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन है जिसपे यहाँ पर ये फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। दुगोंग के बारे में याद रखिएगा, इसको सी काऊ भी बोलते हैं, तो कोई भी नाम लिखा रहे, अगर दुगोंग लिख रहा है तो सही है, अगर इसकी जगह उसने यहाँ पर सी काऊ लिख दिया तो भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर ये उस पर्टिकुलर एरिया का स्टेट एनिमल भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। ये बेसिकली एक शाकाहारी प्राणी है, सी ग्रास या फिर जो एक्वेटिक जो वेजिटेशन है उसके ऊपर ये जिंदा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में, ओके। आगे चलते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक जो इवेंट है यहाँ पर बेसिकली अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला, तो लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम जो कि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेंगे आप लोगों से, क्या है ये SAMRIDH, तो स्मृत। तो क्या है ये बेसिकली, अगर पूछ रहे इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी अटपटी है, स्टार्टअप एक्सेलेरेटर ऑफ MEITY, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। लिखा हुआ भी आप लोगों के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये एक प्रोग्राम यहां पर लॉन्च किया गया। अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ कोई प्रोग्राम है, पर लेकिन ये है किसके लिए यार, ये तो बताओ पहले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से इसी के पूछे जाते हैं कि ये कर तो दिया काम, पर लेकिन इसका एम क्या था ये तो बता दो। तो एम यार इसका ये था कि हमारी कंट्री में जो इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसके लिए स्टार्टअप जो है उनको इनहेंस किया जाए, यानी कि हमारी कंट्री में हम लोग जो बेसिकली सिक्योर कर सके इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पर सॉफ्टवेयर के फील्ड में, ताकि ज्यादा से ज्यादा और उसको हम लोग सपोर्ट भी कर सके। देखिए अगर कोई आप लोग आज के में काम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि 2-3 लोगों को और साथ में काम पर रखोगे तो कईयों को जॉब मिल जाएगी। तो जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर के ऊपर काम करते हुए गवर्नमेंट ये सारे स्टेप उठा रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा जो हमारी कंट्री में सर्विस है उसको बोलते हैं IRCTC, इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो कैटरिंग का भी काम करते हैं, खाने वाने, और टूरिज्म का तो काम ये करते हैं बेसिकली लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। तो यहाँ पर ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसके साथ में मिलकर यहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा हैंड मिलाए गए, इनके हाथ ज्वाइन किए गए, इसको बोलते हैं यहाँ पर कोडेला क्रूज। तो कोडेला क्रूज सर्विस है यहाँ पर। ये क्रूज यानी कि जो जहाज होता है बेसिकली पानी के अंदर जो जहाज जाता है, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों ने देखा पार्टी सार्टी भी होती है, तो वो सारा उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कोडेला क्रूज जो है एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी लग्जरी क्रूज सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो इसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री की जो इंडियन रेलवे है वो क्रूज सर्विस के साथ में हाथ मिला रही है, ताकि आज की डेट में रेलवे के रास्ते से अगर कोई नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि कोस्टल एरिया से होते हुए उसको जाना है, तो उसके तरीके से भी वो चल सके। मान लीजिए किसी को यहाँ पर आज के में केरला से, ठीक है, केरला से यहाँ से उसको इधर होते हुए इधर टुटीकोरिन आना है तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो वो जहाज से यहाँ पर होते हुए आ जाए, ना कि उसको प्रॉपर ट्रेन के थ्रू जाना पड़े। तो एक तरीके से ये सिस्टम को यहाँ पर बेसिकली फॉलो करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर मुंबई से अगर कोई विजिट करना है गोवा, केरला, लक्षद्वीप आइलैंड पर, तो यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी इसके थ्रू। तो इंडियन रेलवे जो है यहाँ पर ये बेसिकली कोडेला के साथ में यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, ये आ रही है यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चंपारण सत्याग्रह कब बेसिकली स्टार्ट किया गया था, हिस्ट्री का पोर्शन है, आप लोग बताएं। यहाँ पर ये बेसिकली बिहार से रिलेटेड है। यहाँ पर चंपारण के बारे में बात करते हैं। इसी के अंदर एक 3 कट्ठिया सिस्टम है, याद रखेगा, यानी कि अगर 20 कट्ठे एक बीघे को 20 कट्ठे में डिवाइड करते हैं तो 3 कट्ठों पर आप लोगों को नीली की खेती करनी पड़ेगी, जिसको इंडिगो क्रॉपिंग बोलते थे, ठीक है। क्योंकि उसी का यूज कर यहाँ पर ये कपड़ों में डाइंग की जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये किसानों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मतलब खाना मिले चाहे ना मिले, इंडिगो की खेती जरूर करनी है। उसी के नाम पर चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस स्टार्ट की गई। ये बेसिकली चंपारण यानी कि बिहार से होते हुए निकलती हुई है। ये बेसिकली मोतिहारी बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से, और ये आनंद विहार टर्मिनल जो दिल्ली के अंदर पहुंचती है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। चंपारण सत्याग्रह 1970s का था। तो इसके चलते यहाँ पर महात्मा गांधी जी गए थे बेसिकली उस सत्याग्रह में, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मांगों को मनवाया, तो काफी सक्सेसफुल इसको बोला जाता है। तो ये इसके नाम पर ट्रेन है। तो अभी ये स्टार्ट की गई, तो इसके चलते बाई वीकली, तो इसके चलते क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है सरदार इकबाल सिंह, जो यहां पर सरदार इकबाल सिंह यहां पर लालपुरा, इनके बारे में। तो रिसेंटली इनको क्या किया गया, चेयरमैन बनाया गया। एक पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इसी के साथ में यहां पर जो माइनॉरिटी अफेयर जो मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी,
तो उनकी जो प्रेजेंस में यहाँ पर ये चीज देखने को मिली। 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि माइनॉरिटी के लिए कोई कमीशन होना चाहिए जो कि माइनॉरिटी के ऊपर ध्यान दे सके, तो उसके चलते यहाँ पर ये कमीशन बनाया गया और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी यहाँ पर ये 1992 के एक्ट के हिसाब से आया, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी माइनॉरिटी कमीशन, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाई जाती है। तो इसको बाद में नाम चेंज किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। पहले तो इसको माइनॉरिटी कमीशन बोला गया, फिर आगे चलकर इसका नाम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कर दिया गया। तो इसके अभी जो पर्टिकुलर चार्ज चेयरमैन दिया गया है तो यह सरदार इकबाल सिंह जो लालपुरा, इनके बेसिकली यहां पर भी चेयरमैन बने, ठीक है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, इसके बारे में आप लोगों को याद होगा जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है उसमें मैंने डिटेल में एडिटोरियल भी आप लोगों से कवर कराया था। तो ऐसे आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो बेसिकली मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल बेसिकली का टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि हमारी कंट्री में लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब एक तरीके से जो डे बाय डे कोई ऐसे काम करते हैं, कहीं पर लगे हुए हैं, कहीं में कि वहां पर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रही है तो थोड़ा टाइम के लिए गए फिर जाना छोड़ दिया, अपना खुद का कोई काम चल रहा है, ठीक है, घर का कोई काम लगा रखा है, रेडी ठेली लगा रखी है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दुनिया भर के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, माइग्रेंट वर्कर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, तो ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो सेक्टर का जो ये वर्कर है इनके बारे में, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनके लिए कोई स्कीम लॉन्च की जाए, इनके बारे में बात की जाए, तो हमारी कंट्री में लेबर मिनिस्ट्री ये काम करती है। तो ईपीएफओ के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हो जाती है जो कि लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में है और आप लोग आगे चल के इस फील्ड में काम भी करोगे अगर ईपीएफओ के थ्रू ऑफिसर बनते हो तो जो वर्कर्स है यहाँ पर वो इश्यू किया जाएगा उनको ई श्रम कार्ड, बिल्कुल ऐसे आधार कार्ड होता है। तो 12 डिजिट का ये एक यूनिक कार्ड रहेगा। अगर किसी वर्कर को ये कार्ड मिल जाता है और उस वर्कर को आगे चलकर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर उसकी डेथ हो जाती है और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। सोचिए कोई इलेक्ट्रिसिटी के विभाग में काम कर रहा है, ठीक है, वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन है उसको सेट करने गया और तुरंत लाइट आ गई वहां पर, ठीक है, तो पता चला एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। और पता चला यहाँ पर डिसेबल हो गया, हाथ पैर जल गए और बिल्कुल काम करने लायक नहीं रहा, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। और पता चला अगर इसके अंदर रजिस्टर नहीं है तो फिर चाहे मर भी जाए चाहे कुछ भी हो जाए फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक तरीके से ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम की कैटेगरी में आ गई यहाँ पर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कुछ लिखने के लिए आए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा और डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और क्या क्या चीजें इसके अंदर में। ओके, तो 38 करोड़ के करीब जो लोग हैं उनके लिए फायदा पहुंचाने वाला है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ गाइडलाइन इशू की गई। ये थी यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल, बेसिकली क्या था यहाँ पर, फार्माकोलॉजी क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई दवाई दी जाती है, दवाई देने के बाद में उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडी करने को बोलते हैं बेसिकली फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये याद रखेगा, डायरेक्ट शब्द भी आप लोगों से कई बार जैसे सीडीएस में एनडीए के अंदर में आप लोगों से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप की चीजें पूछी जाती हैं कई बार, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेगा। तो ये इसके बारे में बात की तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गाइडलाइन इशू की गई कि ट्रीटमेंट के चलते यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे इसका स्टडी है उसको चेक करने की बात की गई। तो यहाँ पर रिलीज की गई गाइडलाइन फॉर फार्माकोलॉजिकल यहाँ पर जो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में अगर कोई ऐसी दवाई दी जाती है तो क्या सोल्यूशन बनेगा जब हाई ब्लड प्रेशर बंदे का हो जाता है, यानी उत्तरचाप हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो इसकी वजह से कई सारी डिजीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ये चांसेस है कि उस इंसान को आगे चलकर हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, कई सारी और डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो 1.4 बिलियन जो पर्सन है अक्रॉस द वर्ल्ड, ओनली 14% के करीब आज के डेट में अंडर कंट्रोल देखने को मिलेगी चीजें, वरना मैक्सिमम लोगों को आप लोगों को एक कंडीशन खराब होती नजर आती है। तो इन सब बीमारी के चलते ये सामने निकल कर आई चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं, रिसेंटली उड़ीसा के द्वारा अभी यहाँ पर केंद्रपारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में, उसके द्वारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक डिफरेंट सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसमें क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ को हेल्प करने की बात की गई, ठीक है। तो मगरमच्छ को हेल्प किया जाएगा तो 1000 रुपए दिए जाएंगे, जो भी यहाँ पर महानदी के आसपास में जो घड़ियाल है बेसिकली उनको कंजर्व करने का काम करेगा। तो इसके चलते क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो 1975 में ये लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट था 1973 में, क्रोकोडाइल वाला आ गया यहाँ पर 1975 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाए तो थोड़ा सा आइडियाज के बारे में रखेगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो उड़ीसा में ये चीजें भी देखने को मिली, ठीक है। बाकी जो पहली ये न्यूज मैंने आप लोगों को बताई यहाँ पर हाइपरटेंशन ये सारी चीजों के बारे में, तो आप लोग देखेगा अगर आप लोगों को ऐसी दिक्कत किसी आसपास वाले इंसान को देखने को मिलती है तो कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये ना इस तरीके से कई बार सर दर्द ये सारी और सब चीजें, मतलब एक तरीके से कई सारे सिम्टम्स बोला गया, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हल्का सा ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये एग्जाम में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ कभी किसी को देखने को मिले चीजें तो कम से कम आप लोग को पता होना चाहिए इस इंसान को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है।
आगे चलते हैं। कभी ऐसा आप लोगों ने धूल भरी आंधी देखी है, पूरी की पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में लेके चलेगी? ये नॉर्मली कब होता है? ये होता है मूवीज में, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पर लेकिन अभी यहां पर इसी के बारे में जो यूनाइटेड नेशन यूएन के द्वारा बोला गया कि 500 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं। 500 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 500 मिलियन का हो गया 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसका मतलब हो गया 5000 लाख। 5000 लाख का मतलब हो गया 50 करोड़, ठीक है। तो इसका मतलब 50 करोड़ हो गया। तो इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर में, ओके। तो यहां पर 500 मिलियन के करीब जो लोग हैं आज के डेट में, बात करें उनके बारे में, तो बोला जा रहा है मोर देन 80% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो यहां पर तजाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी बुरी कंडीशन हो सकती है जब यहां पर जो धूल भरी आंधी यानी कि डस्ट स्टॉर्म आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और बोला यह भी गया है यूएन के द्वारा, ऐसा नहीं इन्हीं रीजन में देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ अमेरिका, अरेबियन पेनिसुला, सेंट्रल एशियन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इन रीजन में भी आप लोगों को इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। रीजन क्या है? देखिए आज के दिन में जो पृथ्वी है वो काफी ज्यादा गर्म होती जा रही है, पानी की कमी काफी ज्यादा होती जा रही है, इसकी वजह से धूल भरी आंधी चलने का एक माहौल क्रिएट हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर जनता के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। तो ये है बातें, ओके। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा अभी अनाउंस किया गया मिशन ऑन एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल जो कि आप लोग खाना बनाने के लिए तेल डालते हैं ना, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको बोला गया NMEOOP, यानी कि मिशन, बेसिकली बोला गया इसके यहां पर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। और ऑयल पाम जो ऑयल है उसके बारे में बात की जा रही है। तो 11,000 करोड़ रुपए इनके द्वारा यहां पर दिए गए 5 ईयर बेसिकली पीरियड के लिए, जिसके चलते कई सारे एरिया में बात की जा रही है कि पाम ऑयल को कैसे उगाया जा सकता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करेंगे। पहले तो इंपोर्टेंट बात यह है 6.5 लाख हेक्टेयर में इसको उगाया जाएगा 2025-26 तक, ताकि बाहर से जो खरीद कर लेकर आते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए। दिक्कत क्या हुई अभी रिसेंटली? देखिए तेल के प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गए। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ जो हमारी कंट्री में अगर बात करें वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है। सब्जियां आप लोगों को पता है खूब तली भुनी हम लोग खाते हैं, पकोड़े वगैरह चलते रहते हैं, पूरियां खा ली, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काफी ऑयली चीजें खाते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते बात की जाए पाम ऑयल इंपोर्ट किया है ऑलमोस्ट 55% टोटल जो भी वेजिटेबल है हमारे देश में उसका। इंडिया के अंदर 94% जो टोटल पाम ऑयल है वो फूड प्रोडक्ट में आप लोगों को देखने को मिला यूज होता है, स्पेशली कुकिंग के अंदर में। तो पाम ऑयल एक्सट्रीमली क्रिटिकल है हमारे लिए। अगर ये खत्म होता है तो देश में त्राहिमाम आ सकती है। एक बार को डीजल पेट्रोल के बिना काम चल जाएगा, गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, कोई और ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, पर लेकिन पाम ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक अलग से प्रोजेक्ट पाम ऑयल के लिए यहां पर लाया गया 11,000 रुपए करोड़ खर्च करके यहां पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है और काफी कंट्रोवर्शियल इशू भी बन गया था ये। अगर बात करें रिसेंटली अभी बात की जाए, सेंटर के द्वारा प्रपोज किया गया मोनेटाइजेशन दार्जिलिंग जो हिमालयन जो रेलवे है। मैंने अभी बताया आप लोगों को नेशनल एक प्रोग्राम लाया गया जिसमें जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कुछ कई सारे चीजों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, तो यहां पर इसके बारे में भी ये बात की गई। तो दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे है वो काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये बेसिकली ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था 1879 से 1881 तक का। तो इसके चलते यहां पर हिमालय इन वेस्ट बंगाल वाले रीजन के फुट हिल में आप लोग को देखने को मिलेगा। और यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया 1999 में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा एक थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिसेंटली अभी, एक बार लिखकर देख लीजिए कमेंट बॉक्स में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब की फिलहाल जो है कितनी सिटीज हैं हमारे देश, कितनी मतलब साइट्स हैं हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो कम से कम ये आप लोगों को मिनिमम पता होना चाहिए। और रिसेंटली अभी 2 साइट के नाम बताना है जिनको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये इसलिए है क्योंकि रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा चुका हूं तो 1-2 बार लिखकर देख लिया कि जैसी चीजों को तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। कई बार मैं चीजें रिपीट करता हूं यार इसीलिए, ताकि आप लोग चीजों को याद रख सको, ओके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है माउंटेन जो रेलवे डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसके बारे में, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये लिखने के लिए बोला, आगे आप लोगों को आंसर भी बता दे रहा हूं तुरंत ही, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में कवर करा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। नीलगिरी माउंटेन रेल जो है वो नीलगिरी हिल तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी, साउथ के अंदर। और यहां पर नेक्स्ट है कालका शिमला जो रेलवे लोकेशन के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। तो इनको 2005-2008 में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट किया जाता है बेसिकली कल्चर फिजिकल सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लिस्टेड जो है यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एडमिनिस्ट्रेट की जाती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा, जो यहां पर इसको डिक्लेयर करती है। 1972 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो यहां पर वर्ल्ड कल्चर और नेचुरल साइट रहती है, तो हमारी कंट्री में टोटल 40 है, जिसमें 32 कल्चर है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जो याद रखेगा 2021 में धोलावीरा गुजरात के अंदर में और रामप्पा टेंपल तमिलनाडु के अंदर में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देने के बाद में 40 टोटल साइट हमारे देश में हो गई है। तो थोड़ा सा रिवीजन करा दिया तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में आप, ओके। उत्तराखंड में अभी लैंडस्लाइड देखने को मिला, उसकी वजह से उत्तराखंड काफी ज्यादा न्यूज में था, तो थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हैं। अभी यहां पर बोला गया कोई भी नया प्रोजेक्ट हाइड्रो का उत्तराखंड के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी कि बांध बनाना, उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली सारी चीजें। तो इसकी वजह से बोला गया कई सारी त्रासदी देखने को मिल सकती है। 2013 में आप लोगों को देखने को मिला था उत्तराखंड में बाधाई केदारनाथ मूवी बनी जिसके ऊपर
5000 से ज्यादा लोग वहां पर बहकर उनकी जान चली गई थी। अभी 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि लगभग 50% कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बारे में याद रखिए, टिहरी है यहाँ पर, ये भागीरथी रिवर के ऊपर, तपोवन है यहाँ पर, ये धौलीगंगा रिवर के ऊपर, इसी के साथ में वैष्णु, जो यहाँ पर वैष्णुगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा अलकनंदा रिवर के ऊपर, इसी के साथ में संगोली, ये है यहाँ पर मंदाकिनी रिवर के अंदर, इसके साथ में यहाँ पर ये फाटा, ठीक है, तो मंदाकिनी रिवर के अंदर, इसी के साथ में मध्य महेश्वर, तो ये मध्य महेश्वर जो गंगा रिवर है उसके अंदर, और काली गंगा, ये काली गंगा रिवर, ठीक है। तो ये कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाएं अगर हल्का सा इसके बारे में, तो मोटा मोटा आइडिया रखेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ हमारी कंट्री में, गुजरात के फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटर थे भूपेंद्र पटेल साहब, वो नए चीफ मिनिस्टर बने, 17 चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये तो आप लोगों से शायद ही कोई पूछेगा कौन चीफ मिनिस्टर बना, पर हाँ ये जरूर याद रखेगा कौन कौन से आर्टिकल है जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो आर्टिकल 163 है जो कि बेसिकली ये बोलता है कि हमारे देश में एक गवर्नर होना चाहिए, और गवर्नर को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसको हेड करने के लिए चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। यानी कि पहले गवर्नर होगा, उसको एडवाइस करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 163 बोलता है, तो इसका मतलब होगा गवर्नर भी होना चाहिए हमारे देश में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होनी चाहिए, और चीफ मिनिस्टर भी होनी चाहिए। अब जो आर्टिकल 164 ये बोलता है कि गवर्नर जो होगा वो अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, पर लेकिन उसके बाद में चीफ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंड करेगा गवर्नर को कि ये मेरी सेना होनी चाहिए, यानी कि मैं सेनापति हूं तो मेरे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये होगी, ठीक है। आर्टिकल 167 क्या बात करते हैं यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कम्युनिकेट करेगा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है गवर्नर के द्वारा जो लिए जाएंगे राज्य के अंदर में गवर्नर के नाम पर, ठीक है। तो गवर्नर को पता होना चाहिए जो भी काम गवर्नर के नाम पे हो रहा है, तो उसके साथ में बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बेसिकली गवर्नर के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है चीफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 167 ये बोलता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, कुछ आर्टिकल्स जो हैं कई बार आप लोगों के न्यूज में रहते हैं, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली हुआ क्या हमारी कंट्री में, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको बोलते हैं CLAW, तो क्लो ग्लोब के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा एक इंपॉर्टेंट काम किया गया, हिमालय में जो ग्लेशियर वाला रीजन है बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के कई सारे जो लोग थे यहां पर पहुंचे। कुमार पोस्ट उसका नाम है, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलेगी सी लेवल से। ये क्या थे सारे, ये सारे मैक्सिमम किसी न किसी वजह से डिसेबल पर्सन हो चुके थे, और उनके द्वारा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के ऊपर फतह की गई। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो यहाँ पर ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी देखने को मिला। तो जो ग्लोब है यहाँ पर ये मेजर विवेक जैकब थे, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर इनको इसी तरीके से अपनी जो जिंदगी में मतलब कि एक तरीके से इंजरी हो गई, तो इसकी वजह से इनको जो रिटायरमेंट दिया, तो इनके चलते ये रुके नहीं, फिर भी आगे बढ़ते चले गए। तो कॉन्कर लैंड एयर वाटर, ठीक है, तो इनके बात कीजिए कॉन्कर करेंगे लैंड को और एयर को वाटर को, तो इनके द्वारा ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए गए, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान ऐसा नहीं है कि कहीं रुक जाएगा, अगर इंसान के अंदर जज्बा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, वो अपने रास्ते बनाएगा और अपनी मंजिल पाएगा। तो ये है इसके बारे में। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं, उनके द्वारा भी एक चीज स्टार्ट की, इसको बोलते हैं मेडिसिन फ्रॉम स्काई, यानी कि स्काई से मेडिसिन पहुंचा सकते हैं आप लोग। और यहां पर ये तेलंगाना से इसको स्टार्ट किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अभी यहां पर ड्रोन रूल में चेंज किया गया, जिसके चलते जो हमारी कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, उनके द्वारा मिलकर बोला गया कि वो मेडिसिन को भी बेसिकली चाहते हैं कि स्काई के थ्रू पहुंचाया जाए, ड्रोन के थ्रू पहुंचाया जाए। तो इसके चलते यहां पर ये कई सारी चीजें देखने को मिली। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई किसका प्रोग्राम है, तो ये क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा क्योंकि कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है यहां पर हमारी कंट्री में डिफेंस एक्सपो के बारे में। डिफेंस एक्सपो ये आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूज में, ठीक है। बात की जा रही है यहां पर जो इंडिया अफ्रीका जो एक डिफेंस डायलॉग है, तो वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो भी हमारी कंट्री में डिफेंस एक्सपो होता है, ठीक है। जैसे 2022 में यहां पर गांधीनगर के अंदर, 2000 अगर बात करें लास्ट टाइम जो होता 20 में यहां पर ये डिफेंस एक्सपो होता लखनऊ के अंदर में। तो जहां जहां पर भी डिफेंस एक्सपो ये हुआ करेगा, वहां वहां इंडिया और अफ्रीका का डिफेंस डायलॉग हुआ करेगा। ये बेसिकली स्ट्रेटजी लेकर चलेगी। तो ये इसके चलते जो थीम है यहां पर बोला जा रहा है इंडिया अफ्रीका अडेप्टिंग ए स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जी, एक तरीके सिनर्जी यानी कि मिलकर काम करना, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो इसके चलते फायदा क्या होगा, कल को चलकर अफ्रीका को मान लीजिए कुछ सामान खरीदना है तो हम लोग उनको आसानी से बेच भी पाएंगे, तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस जो डायलॉग है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस जो रिलेशन है वो बेसिकली सागर जिसके बारे में बात करते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, तो वहां पर भी देखने को मिलती है। और वासुदेव कुटुंबकम यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, हमारा ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करके चलते हैं। पहली बार इंडिया अफ्रीका जो डिफेंस ये मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव आप लोगों को देखने को मिला लखनऊ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने निकल कर आया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसके बारे में याद रखेगा। ये फर्स्ट अपनी ही सीरीज में एक प्रोजेक्ट है, इसमें पैन अफ्रीकन इवेंट जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर हमारी कंट्री में काम किया जाता है, ठीक है।
है। तो ये लखनऊ डिक्लेरेशन का भी इसको नाम दिया गया। तो बेसिकली इंडिया अफ्रीका जो समिट थी यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर ये बातें बोलेगी। तो ये बेसिक है यहाँ पर डिफेंस एक्सपो के बारे में पूछे कोई आप लोगों से तो क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के बारे में बात की जा रही है। उसके द्वारा अनाउंस किया गया जो लेडेड पेट्रोल होता है, यानी कि सीसा जिस पेट्रोल में यूज किया जाता है उसको बेसिकली इरेडिकेट खत्म करने की बात की गई, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि इसकी वजह से 1.2 मिलियन जो प्रीमेच्योर डेथ होती है वो हम लोग बचा पाएंगे। यानी कि इसका ये मानना है यहाँ पर अगर बात की जाए तो आज की डेट में अगर बात करें तो 12 लाख के करीब लोगों की जान जाती है इसकी वजह से। 2.5 ट्रिलियन यहाँ पर ये इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है इसकी वजह से एनुअली, और यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ और एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। यूएनईपी के द्वारा वार्न किया गया था कि आज के डेट में इसको रिड्यूस कर देना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में मेजर जो रिपोर्ट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अगर आप लोगों से पूछ ले ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो यहाँ पर एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एडप्शन गैप रिपोर्ट ये भी इसके द्वारा, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक वो भी इसके द्वारा, फ्रंटियर वो भी इसके द्वारा, इन्वेस्ट इनटू हेल्थ प्लैनेट हेल्थी प्लैनेट ये भी इसके द्वारा। कई सारे कंपेन भी है, बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड जो इन्वायरमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये भी जो रिपोर्ट है इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो बेसिक है यहाँ पर ये, ठीक है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा तमिलनाडु जो है काफी ज्यादा न्यूज में था नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट को लेकर। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो टेस्ट होता है नेशनल लेवल पर, इसमें हम लोग अपने बच्चों के बेसिकली एग्जाम नहीं दिलाएंगे, क्लास 12th के मार्क्स पर हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनको एडमिशन मिले, और ये इंश्योर करेंगे सोशल जस्टिस, क्योंकि इस एग्जाम में वो नहीं बैठ पाते, बेसिकली बैठने के बाद में क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने स्टेट लेवल पर पढ़ाई की होती है, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब के द्वारा ये स्टेप उठाया गया और एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था A.K. रंजन, ठीक है। तो ये पूछे आप लोगों से किसके लिए कमेटी है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी 124वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई बैटल ऑफ ये यहाँ पर सारागई। तो सारागई बैटल के बारे में आप लोगों को मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया था। यहाँ पर अक्षय कुमार की मूवी बनी थी यहाँ पर इसके ऊपर। तो फोर्ट गुलिस्तान और इसी के साथ में फोर्ट ये यहाँ पर लोखंड, इसके बीच में एक पोस्ट थी जिसको सारागई बोलते थे। तो इस पोस्ट के ऊपर यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी जिसको अभी रिसेंटली 124 साल यहाँ पर हो गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको याद किया जा रहा है। तो इसके बारे में याद रखेगा यहाँ पर जो बेसिकली ये अफरीदी और इसी के साथ में ओराकजाई जो ट्राइब थी इनके साथ में लड़ा गया, लगभग जो सिख थे यहाँ पर ये इनके द्वारा। तो यहाँ पर 21 के करीब सोल्जर्स थे, उनके द्वारा लगभग 8000 के करीब लोगों के साथ में लड़ा गया। तो ये काफी बहादुरी के साथ में लड़े, और यहाँ पर जो हवलदार ईश्वर सिंह थे वो काफी इसके लिए याद किया था, जो कि अक्षय कुमार के द्वारा रोल प्ले किया गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, यहाँ पर काफी सारे लोगों को इनके द्वारा मारा गया। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो पोषण 2 अभियान यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं, वो गरीब डिस्ट्रिक्ट जहां पर काफी कुछ अभी अपडेट करना बचा हुआ है। तो इसके चलते यहाँ पर पोषण माह भी है, न्यूट्रिशन गार्डन भी स्टार्ट किया गया। और न्यूट्रिशन माह मतलब एक तरीके से पोषण माह जो कि आप लोगों को देखने को मिला, सॉरी यहाँ पर पोषण वाटिका है, यहाँ पर न्यूट्रिशनल गार्डन, और यहाँ पर न्यूट्रिशन माह है यानी कि पोषण माह, ठीक है। तो यहाँ पर सितंबर को पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 2018 से, ताकि हमारे देश में जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट गर्ल है और प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर है, उनको यहाँ पर बेसिकली फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये बेसिक चीजें हैं आप लोगों के सामने जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक तो यहाँ पर बेसिकली ट्रिब्यूनल के बारे में और दूसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। तो यहाँ पर अभी क्या किया गया, 31 लोगों को यहाँ पर जो जुडिशियल टेक्निकल और अकाउंटेंट्स हैं उनको NCLT और TITAT में यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंसर्न दिखाया गया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल में लोगों को अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है। ऐसे तो ट्रिब्यूनल जो है वो नपुंसक, ऐसा बोला गया था कि उनके द्वारा कि नपुंसक हो जाएंगे, ट्रिब्यूनल काम ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा शब्द यूज किया गया था बाकायदा कोर्ट के द्वारा, ठीक है। यानी कि इनके लिए अगर अपॉइंटमेंट नहीं करोगे तो इनका वधियाकरण हो जाएगा ट्रिब्यूनल का। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है NCLT और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है ITAT। तो इसके अंदर यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है। तो ये ओरिजिनली यहाँ पर ये संविधान के अंदर चीजें नहीं थी ट्रिब्यूनल जैसी, पर लेकिन बाद में ऐड की गई। कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, ट्रिब्यूनल ऐड किया गया। एक तरीका कोर्ट होता है जहां पर एक पर्टिकुलर मैटर को जल्दी सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो आर्टिकल 323A ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ में, आर्टिकल 323B ये डील करता है यहाँ पर अदर ट्रिब्यूनल के साथ में, अदर मैटर के साथ में। तो ये इसके बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। एक यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पर ये बात की है सोनल शुक्ला के बारे में, जिनको सोनल बैन के नाम से भी जानते थे।
तो यहाँ पर सोनल बहन जी जो उन्होंने वुमेन इंपावरमेंट के लिए काफी कुछ काम किया। फोरम बनाई गई अगेंस्ट रेप, यानी कि रेप के अगेंस्ट फोरम बनाई गई, इसको फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन का नाम भी दिया गया आगे चलकर। इसी के साथ में वाचा चैरिटेबल ट्रस्ट इनके द्वारा स्टार्ट की गई, जिसके चलते जो एडोलेसेंट गर्ल है यहाँ पर, ठीक है, और जो वुमेन है उनको बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। फर्स्ट ओनली वुमेन लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई, जिसमें 3000 के करीब बुक है, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि वुमेन इंपावरमेंट के लिए इनके द्वारा काफी कुछ किया गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, ओके। आगे यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, ये है यहां पर बेसिकली इसका नाम है फुकुतोकू, ठीक है। तो फुकुतोकू ये यहां पर ओकानोबो, ठीक है। तो यहां पर ये सबमेरीन वोल्केनो यानी कि पानी के अंदर वोल्केनो फटा। तो जापान है यहां पर, तो जापान के थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर पैसिफिक ओशन में जापान के पास ये चीजें हैं। आप लोगों से देखिए क्वेश्चन पास्ट में जापान के मैप के ऊपर भी पूछ लिए गए हैं कि अगर जापान को आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो कैसे लगाओगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसको बोलते हैं होकाकाइदो, ठीक है, इसको बोलते हैं हुंसु, इसको बोलते हैं यहाँ पर सिकाकू, और यहाँ पर सिकाकू इसको बोलते हैं यहाँ पर क्यूसू, ठीक है। तो ये नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ में अगर आइलैंड लगाने के लिए आ जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में था क्या, करमन लाइन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। करमन लाइन वो लाइन है जो कि 100 किलोमीटर अबोव होती है पृथ्वी से, और अगर कोई इसको क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक तरीके से अलग लेवल पर पहुंच गया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये यहां पर इससे फिर थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है, स्पेस वाली कैटेगरी, ठीक है। तो स्पेस में यात्रा करने वाली हो गई। तो मीजो, स्ट्रेटो और ये ट्रोपोस्फीयर तो जानते हैं, इनके बीच में यहां पर ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ट्रोपोस्फीयर में हवाई जहाज वगैरह आप लोग उड़ाए जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह आप लोग यहां पर पहुंचते हैं थर्मोस्फीयर में, और बाकी एक्सोस्फीयर हो जाता है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए बताई, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई। याद रखिएगा, बोलते अगर आप लोगों से वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा तैयार की गई, तो ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार की गई। तो ग्लोबली 4.1 बिलियन जो लोग हैं आज के डेट में, वो बोला जा रहा है कि वो सेफ सोशल सेफ्टी के साथ में नहीं है, लेकिन उनके पास में कोई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम नहीं है, ठीक है। पेंडेमिक ने और खस्ता हालत कर दी यहाँ पर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसके अंदर 187 मेंबर है, और यहाँ पर ये इस तरीके की चीजें लेकर आती है ताकि चीजों के बारे में जाना जा सके। तो सोशल प्रोटेक्शन, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही प्रस्तुत की गई, जो कि बात करती है महिलाओं के लिए और मेन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए इक्वल चीज होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए कुछ, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है PISA के बारे में, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बेसिकली, ये अभी देखने को मिला आप लोगों को, मतलब देखने को मिला यहाँ पर सितंबर में। इसमें देखिए क्या है, ये कैसा प्रोग्राम है जिसमें हर एक कंट्री के बच्चों को चेक किया जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है OECD, तो फर्स्ट इसके द्वारा ये कंडक्ट कराया गया 2000 में, और यहाँ पर 2009 में हमारी कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। अभी जो नेक्स्ट होने वाला है 2020 में होने वाला है, तो उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, ओके। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में बात करें तो रिलायंस जियो, ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, रिलायंस जियो, इसी के साथ में ITC यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पर इसको नाम याद नहीं रखना आप लोगों को, ठीक है। बेसिकली याद रखना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया डेटा को इकट्ठा करने के लिए, ताकि फार्मरों के लिए डेटाबेस तैयार किया जा सके, 5.5 करोड़ फार्मरों को फायदा हो सके। सेंटर ने स्टेट से भी बोला यहाँ पर कि रिकॉर्ड तैयार करो, लगभग यहाँ पर ये 8 करोड़ तक का चीजों को पहुंचाना है, ताकि कल को किसानों की इनकम डबल करनी है, किसानों के लिए कोई स्कीम लॉन्च करनी है, कुछ भी इस तरीके से, तो नेशनल फार्मर डेटाबेस हमारे पास में होना चाहिए। 2022 में फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है, और अभी यहाँ पर डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क भी लगाया जा रहा है कि अब तक यहाँ पर आप लोगों के पास में डेटाबेस भी नहीं है, ठीक है। इंडियन आर्मी के द्वारा जापान है यहाँ पर, ये बेसिकली रशिया की एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इंडिया और कई सारी एक्सरसाइज है, इंदिरा भी है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। ये जो जापान है इसमें 9 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि पाकिस्तान, चाइना ऑब्जर्वर के तरीके से यहाँ पर ये, और इंडिया जो है वो पार्टिसिपेंट कंट्री है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिली। आगे बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा मिलकर काम किया गया कि किस तरीके से लोगों तक हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और पेयू के थ्रू मिलकर काम किया जाए, लो कॉस्ट पेमेंट किया जा सके। तो उसके चलते UPI जो है उसके द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि यहाँ पर लोग आराम से पेमेंट कर सके। तो उसके चलते काम किया जा रहा है। पे नाउ के बारे में याद रखिएगा, सिंगापुर की कंपनी है जो हमारी कंट्री में आप लोग काफी लार्ज स्केल पर यूज करते हैं। रिसेंटली अभी जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, वैसे तो 2006 का है, पर लेकिन अभी आप लोगों को पता है इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो बोला जा रहा है कि 14 लाख के करीब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ पर, गुजराल, बकरवाल कम्युनिटी, इसी के साथ में गद्दी, सिपीज, इनको फायदा काफी ज्यादा होने वाला है इस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन के थ्रू।
यहाँ पर अभी बात की जा रही है उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का जो भितरकनिका नेशनल पार्क था वो रिसेंटली अभी इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि उसका पानी जो है काफी लार्ज स्केल पर जो उसके अंदर आता है, जो बेसिकली उसको डाइवर्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जन ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रॉम, जो ये रिवर है इसका नाम याद रखेगा, ये है यहाँ पर ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। तो ये इसी पर्टिकुलर पार्क के साथ में कनेक्टेड है। तो जब इस साइड से ज्यादा जाएगा तो फिर नेशनल पार्क जो होता है उसके ऊपर दिक्कतें पड़ जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज में है तो वो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को उस नेशनल पार्क से बन जाएगा। तो सारे नेशनल पार्क नहीं याद करने हैं, ठीक है। नीदरलैंड एक ऐसी कंट्री है यूरोप के अंदर जिसने बोला है कि 30% जो यहाँ पर इसका लाइव स्टॉक है, इनके जो जीव जंतु है उनको मार दिया जाएगा और फिर उनका जो चीजें है उन्हें एक तरीके से मांस वगैरह है वो फिर सप्लाई किया जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि यहाँ पर रिसेंटली अभी एक बीमारी फैली थी जिसको क्यू फीवर बोला गया, उससे बहुत सारे लोगों की जान भी चलेगी और फ्यूचर में ये माना जा रहा है कि फिर से ये बीमारी फैल सकती है। तो नीदरलैंड जो है यूरोप के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यहाँ पर मीट का। तो ये यूरोप के अंदर मोर देन 100 मिलियन मीट, कैटल, चिकन ये बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाता है। तो नीदरलैंड काफी बड़ा सोर्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज का माना जाता है। तो यहाँ पर बीमारी से भी बचने के लिए और इसी के साथ में जो एमिशन है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से दोनों चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये नीदरलैंड है, एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए। अगर मैप में आप लोग इसको देखना चाहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यूरोप में जाएंगे, थोड़ा इसको जूम करेंगे, ठीक है। जब जूम करेंगे तो 1 सेकेंड, देखिए जब हुआ करे तो ऐसा नहीं कि एक जगह गई, आसपास वाले मैप देखा गया, जैसे जर्मनी हो गया यहाँ पर, ठीक है, नीदरलैंड हो गया, ठीक है, ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर नीचे आएंगे फ्रांस। तो इस तरीके से कई सारे एरिया देखा करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नीति आयोग और इसी के साथ में आरएमआई, और आरएमआई ये बेसिकली रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है जो कि यूएसए के अंदर है। तो इंडिया के अंदर जो लोकेशन है इसकी जो ब्रांच, तो उनके द्वारा सोनिया ये इनिशिएटिव है। यहाँ पर क्या है सोनिया इनिशिएटिव, कि हमारी कंट्री में जो व्हीकल यूज किए जाते हैं डिलीवरी बॉयज के लिए, जो कि जोमेटो वाला होता है फिर किसी और एरिया में काम करें, तो वो सोनिया नाम का ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेगा ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंट्रोल किया सके, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सोनिया क्या है, इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। यहां पर भी आप लोग देखते हैं ये है बेसिकली जीरो पोल्यूशन डिलीवरी एरिया हियर, तो ओनली सोनिया, ठीक है। तो ये है यहां पर बेसिकली क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप लोगों से, नीति आयोग के साथ में मिलकर काम किया गया। वैसे तो संसद डीबी में आप लोगों को पहले बता चुका हूं, पर लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर ये बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था, इनके फाउंड किया गया था कि संसद टीवी नाम का कोई ऐसा सिस्टम चलेगा, पर लेकिन अभी यहाँ पर इसको क्या किया गया, इसको बेसिकली लॉन्च कर दिया गया है। तो इसकी वजह से फिर से न्यूज में आ गया है। तो फिर से एक बार इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर है क्या, संसद टीवी बेसिकली लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक टीवी बनाया गया जिसको संसद टीवी बोला। संसद टीवी जो है यहाँ पर ये जब बनाया गया तो इसके पहले सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये बने रवि कुमार। तो रवि कुमार इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। नवंबर 2019 में एक कमेटी हेड की गई प्रसार भारती के चेयरमैन सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो यहाँ पर ये लगा कि ऐसा कोई चैनल बनना चाहिए और उनके द्वारा रिकमेंड किया गया कि हाँ बना लेते हैं ऐसा। तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी नाम से तो टेलीकास्ट करेंगे प्रोग्राम, लोकसभा हिंदी में और राज्यसभा इंग्लिश में। ये बेसिकली यहाँ पर डिसाइड इसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर कुछ पूछे इस चीज के बारे में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग जिसका नाम है पीसफुल मिशन, ठीक है। तो पीसफुल मिशन यहाँ पर बेसिकली ये एक मल्टीलेटरल आप लोगों को एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये अभी 6th एडिशन इसका देखने को मिला रसिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर एक एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में ये बेसिकली बनाया गया था। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ में ब्रिक के बारे में बात की जा रही है। तो ब्रिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें यहाँ पर, तो ब्रिक में यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर समिट है यहाँ पर ब्रिक की, जिसके बारे में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, पहले यहाँ पर इंडिया के अंदर हुई थी 2016 में, और फिलहाल अभी यहाँ पर फिर चाइना के अंदर, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, और फिर से इंडिया के अंदर ही आप लोग को देखने को मिल रही है। एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर ब्रिक YRF, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यंग साइंटिस्ट फोरम, ठीक है। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा यंग साइंटिस्ट को आगे लाया जाएगा, तो उसके चलते यहाँ पर चीजों को सपोर्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होगी, यहाँ पर ये चाइना के द्वारा 2022 में इसको ऑर्गेनाइज करा जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली किसके बारे में बात की जा रही है, अर्जेंटीना एक कंट्री है, आप लोगों को मैप में भी दिखा दूंगा। वहां पर अभी बेसिकली कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिसोर्सेज है किसी पर्टिकुलर कंट्री में निकलता है तो वो कंट्री के काफी ज्यादा फायदा होता है, तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों से पूछे लिथियम सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है, तो 3 कंट्री है, सबसे चिली, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अर्जेंटीना। तो लिथियम जो है सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा चिली के अंदर में, ठीक है। और ये है आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका। 1 मिनट इसको देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग आएंगे तो ये हो गया चिली, ठीक है, नीचे हो गया अर्जेंटीना। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो क्यों है ये इतना ज्यादा न्यूज में? क्योंकि लिथियम की बैटरी अभी यूज की जा रही है बनाकर, उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह है, सारा सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके चलते काम किया जा रहा है। अगर बात करें एटॉमिक रिसर्च जो डायरेक्टरेट है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो उसके बारे में याद रखिएगा, वो भी यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहा है, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। और हमारी कंट्री में कर्नाटक के अंदर ये चीज देखने को मिली, ठीक है। फर्स्ट एवर लिथियम डिपॉजिट आप लोगों को इंडिया के अंदर, मेजर माइका बेल्ट राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ में इग्निशियस रॉक, जिनको यहाँ पर पैग्मेटाइट आप लोग बोलते हैं, ये बेल्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और इसी के साथ में यहाँ पर सांभर, और इसी जो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है पचपारा, ये राजस्थान के अंदर रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो अपनी कंट्री के अंदर ये मैंने आप लोगों को लोकेशन भी बता दी। आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली काफी ज्यादा आर्सेनिक के केस निकल कर आई, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो बिहार के अंदर काफी ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड चीजें देखने को मिली। रिसर्च की गई प्रोजेक्ट नेचर एंड नेचर इन आर्सेनिक, ये अभी यहाँ पर कि टॉक्सिसिटी इन बिहार। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा किया गया स्टडी? तो ब्रिटिश काउंसिल इन यूके और इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इनके द्वारा मिलकर की गई ये बात। तो बोला जा रहा है कि WHO के हिसाब से अगर बात माने तो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, जो बेसिकली अगर इससे ऊपर देखने को मिलेगा तो दिक्कतें देखने को मिलती है। जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जो यहाँ पर हाइयर है कुक्ड राइस के अंदर में कंपेयर टू रो राइस, यानी कि कच्चे चावल के कंपेयर में पके हुए चावल के अंदर ज्यादा आप लोग को आर्सेनिक देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा खतरनाक चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आई। अभी रिसेंटली एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है AUKUS, इसका नाम याद रखिएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए है। और यूएसए ने बोला है कि यहाँ पर बेसिकली जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी, ताकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना की थ्रेट को टैकल कर सके। अब तक ओनली वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री यूके है जिसको यूएसए ने ये सबमरीन दी है, अब ऑस्ट्रेलिया को भी ये सबमरीन देने जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहा, तो कंट्रोवर्सी का इशू भी बना रहा। नीति आयोग के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिससे अर्बन एरिया में हेल्थी जो चीजों को सपोर्ट किया जाएगा। हेल्थी सिटी फॉर ऑल 2030, ये बेसिकली फोकस एरिया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा सेंटर से आएगा। 500 के करीब हेल्थी सिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा आने वाले 5 साल में। तो ये नीति आयोग का प्रोग्राम है। मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर एक रिवर है जिसको बोलते हैं उमन गोट रिवर। तो काफी ये क्लीन एंड क्लियर रिवर है, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट को बेसिकली मना किया गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट जो रिवर है, ईस्टर्न जो शिलोंग पीक, जो बेसिकली यहाँ पर इससे ओरिजिनेट होती है और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जयंती और खासी जो हिल है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको डिवाइड करती है। 100% लिटरेसी रेस है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में। और इसी के साथ में मालियानोंग जो पर्टिकुलर विलेज है जिसको गोड्स ओन गार्डन भी बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पर जो बेसिकली रिवर के साथ में कनेक्ट है। तो ये रिवर काफी ज्यादा न्यूज में थी रिसेंटली, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है कैलिफोर्निया के द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया गया कि प्लांट में mRNA दवाई को बेसिकली डालने की कोशिश की गई, ताकि इसके चलते अगर कल को कोई दवाई बनाई जाती है तो इंसान एक बैलेंस डाइट खाना खाकर ही यहाँ पर उसका इलाज कर सके। तो अगर खाने के अंदर ही हम लोग कुछ ऐसी चीजें बना दें तो उसी के ऊपर 5 लाख जो बेसिकली पैसा दिया गया इनके द्वारा स्टडी करने के लिए। तो आगे डोज वगैरह डिसाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे देना है, कितना देना है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसे कोविड-19 की दवाई अभी दी जा रही है तो उसके चलते आप लोग को ठंडा रखना होता है उसको, ठीक है, जब आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर वाला भी फंडा खत्म हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 15 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी। तो यहां पर याद रखिएगा ये एक जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसके साथ में कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक सेखतकर कमेटी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा सेखतकर कमेटी बनाई गई थी। मैंने रिवीजन भी आप लोग करा दूंगा यहां पर, क्योंकि पहले बता चुका हूं। तो यहां पर ये बेसिकली एक क्या करती है यहाँ पर ये कि कैसे इसके द्वारा बताया गया मिलिट्री फार्म एंड आर्मी जो पोस्टल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बंद करना। इसी के साथ में जो क्रिटिकल स्टाफ है, ड्राइवर है, उनको ढंग से गाइड करना। नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी को कैसे लेकर चलना है, ठीक है, और कैसे यहाँ पर पैसा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मिलिट्री के लिए खर्च करना है, इसके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया था। अभी यहां पर इसी की रिकमेंडेशन को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए तो बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और महेंद्र सिंह धोनी और यहां पर ये महेंद्र ग्रुप के जो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा, ये भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में था। अभी जब यहां पर बात की जाए टाइम्स हायर एजुकेशन के बारे में, तो इनके द्वारा रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 22 के एडिशन के बारे में बात की गई। इंडिया के अंदर 35 ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो कि 1000 के अंदर आए, ठीक है, यानी कि टॉप 1000 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया के 35 थे, ठीक है। लास्ट ईयर 36 थे, एक कम हो गए। यहाँ पर जो टॉप परफॉर्मर है यहाँ पर ये IIT रोपर और JSS अकेडमी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑक्सफोर्ड जो है यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वो 6ठे साल भी कंटिन्यूअस टॉप पर है। चाइना की यहाँ पर ये है सिंगुआ यूनिवर्सिटी, ये टॉप पर है एशिया के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में इंटरपोल के द्वारा रिसेंटली अभी गैम्बलिंग के ऊपर काम किया गया। तो 2020 यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल जो एसोसिएशन है जिसको UEFA बोलते हैं, उसकी चैंपियनशिप में अभी यहाँ पर गैम्बलिंग देखने को मिली। 14 से कोई करीब लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, जिसमें
कई सारे इंडियन के भी यहाँ पर नाम आए, तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिली। तो याद रखें यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये बेसिकली इंटरपोल से रिलेटेड है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरपोल के बारे में इंफॉर्मेशन रखिएगा। बताइए इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ, अगर आप लोगों से पूछूं, ठीक है। इंटरपोल के द्वारा नोटिस इशू किए जाते हैं। पेंजिया जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ऑपरेशन के बारे में, वो भी इंटरपोल के बारे में है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन रखना। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, ये बेसिकली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्राइम देखने को मिले, केरला में दूसरे नंबर पर, दिल्ली में तीसरे नंबर पर, नीचे से टॉप किया गया सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड के द्वारा। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो इंडियन पीनल कोड और स्पेशल जो लैंड है लॉ के उसके हिसाब से काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। इसको बनाया गया था एमएचए टास्क फोर्स के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा रिकमेंड किया गया, और नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस जो कंप्यूटर है, और यहाँ पर इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा जो ब्रांच ऑफ सीबीआई है, और सेंट्रल जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, उनके द्वारा मिलकर काम किया गया। एनसीआरबी का डायरेक्टर कौन है आप लोग बताइए। बाकी तीन और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर, याद रखना। एक तो क्राइम इन इंडिया, दूसरा करते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, तीसरा करते हैं प्रिजनर जो स्टेटिक्स यानी कि जेल के अंदर कौन कौन क्या क्या है। तो ये रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ ले आप लोग से, तो याद रखना। बाकी तो मंथली कुछ और भी बातें बताते हैं, जैसे कि क्राइम स्टेटिक्स एंड एंटी ट्रैफिकिंग जो स्टेटिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो पुलिस हो गए, रिसर्चर हो गए, मीडिया हो गए, इनको यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि एक तरीके से डेटाबेस तैयार किया जा सके, इंटेलिजेंस एजेंसी यूज कर सके, इन्वेस्टिगेशन के लिए हेल्प कर सके, और सिटीजन भी इसको यूज कर सके कि ऐसा कुछ दिक्कतें यहाँ देखने को मिल रही हैं। हमारी कंट्री में अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL के बारे में बात की गई। तो इसको बैड बैंक बोला गया। कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए 30,600 करोड़ रुपए दिए गए, ताकि कोई भी अगर बैंक है उसका NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उसको रिकवर किया जा सकेगा इसकी हेल्प से। तो ये काम करेगी मिलकर डेट रिजोल्यूशन जो कंपनी लिमिटेड के साथ में, ये दोनों मिलकर बजट में इनको अनाउंस किया गया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में पूछे, आरबीआई के द्वारा बताई जाती है। आरबीआई ने बोला था कि जो एनपीए है वो पहले यहां पर 7.5 था, 13.5 हो गया है, और केवी कामत कमेटी के द्वारा बोला गया कि बैड बैंक बना लो वरना दिक्कतें हो जाएंगी, ताकि इसको टैकल किया जा सके। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, कंफ्यूजन नहीं रखना। अभी यहां पर बेसिकली 15th ईस्ट एशिया की समिट देखने को मिली। थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रोस्पर। तो ये थीम रखी गई। तो यहां पर जो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन है उनके द्वारा यहां पर काम किया था। ईस्ट एशिया समिट में टोटल मिलाकर 18 आप लोगों को कंट्री देखने को मिलेगी। आप लोगों को मैंने बता दिया यहां पर, ये तो कंट्री है, इसके साथ में और कौन कौन है। तो आप लोगों को यहां पर और इंडिया और चाइना देखने को मिलेगा, ठीक है, जापान और साउथ कोरिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट यहां पर रशिया और यूएसए देखने को मिलेगा। 10 आसियान कंट्री प्लस 8 ये कंट्री, इनको मिलाकर ईस्ट एशिया बनाया गया। 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये यहां पर बेसिकली कैसे काम करते हैं इसके बारे में याद रखेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी यहां पर बात की जा रही है REX के बारे में। तो REX जो है यहां पर एक रोबोट, ये REX MK2, ठीक है। तो यहां पर ये इजराइल की कंपनी जिसके द्वारा बनाया गया, यानी कि बैटलफील्ड में इनको भेजा जा सकता है। आर्मी के अपने जो पर्सनल जवान है उनको भेजने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव है यहां पर ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहां पर यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज किया गया 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसको SFSI बोला गया। तो यहां पर बेसिकली ये फूड टेस्टिंग जो वैन लाएगी ताकि खाने को चेक किया जा सके और अपनी कंट्री में एक अच्छा खाना देखने को मिले। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए यहां पर काम कर रही है, ठीक है। तो 5 सिग्निफिकेंस जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे पैरामीटर, जिसके बेस पर ये चेक किया जाता है इनके द्वारा। और अभी यहां पर ये जो बेसिकली जो फूड सेफ्टी डे है वो 7 जो जून को सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ईट राइट मूवमेंट भी हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कोडेक्स यहां पर एलिमेंटेरियस है, याद रखिएगा फूड कोड बोला जाता है इसको। तो ये भी इसी एरिया के बारे में बात करते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है यहां पर, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि याद रख सकते हैं आप लोग। एक्साइज यहां पर समुद्र शक्ति, ये आप लोगों को देखने को मिली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके चलते एक्साइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है समुद्र शक्ति। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में याद रखिएगा यहां पर ये इंडोनेशिया, यहां पर आप लोगों को सुनंदा स्टेट देखने को मिलेगा। यहां पर स्टेट ऑफ मलक्का भी इसी के पास में, जो कि इधर आकर इंडियन ओशन के साथ में कनेक्ट होता है। तो बेसिक है। आगे चलते हैं। यहां पर अभी एक बुरी कंडीशन यहां पर ये देखने को मिल रही है अफ्रीका में, बुरूंदी वाला जो एरिया है, यहां पर क्या चीजें निकल कर आ रही है कि कई सारे लोगों को यहां पर डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, ठीक है। दिक्कतें झेलनी पड़ रही है क्योंकि लेक तंजानिका में काफी कुछ यहां पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो लेक जो तंजानिका है ये याद रखिएगा अफ्रीका के अंदर में, ये है लेक यहां पर एमरू, ठीक है। इसी के साथ में लेक रुक्वा, यहां पर लेक मालावी हो गया, ये लेक विक्टोरिया हो गया, लेक तुर्काना हो गया। तो कई सारी लेक हैं यहां पर जिनके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं।
अगर बात करें यहाँ पर ये जिसके बारे में बात की जा रही है लेक तंजानिया, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रूंदी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया के अंदर देखने को मिलेगी। कई सारी रिवर भी हैं, ये रटनी नहीं है, हल्का सा देख लेना, ज्यादा रटना नहीं है, इनके बारे में बस डाल दिया है, वैसे मन तो था नहीं, पर फिर भी अगर क्या पता क्या दिमाग खराब हो एग्जामिनर का कि चलो आज यही पूछते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की जा रही है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार में भी कुछ डेवलपमेंट किया गया, तो वो तो आप लोगों से नहीं पूछेंगे, सीढ़ी बनाई जा रही है, क्या बनाया जा रहा है और ओपन किया जा रहा है चीजों को। ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर 75th ईयर अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा, दो अभी कुतुब मीनार जो है, तो यहाँ पर इसको अगर बात करें यहाँ पर तो 70 जो यहाँ पर बात की जा रही है इसके बारे में, तो बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके कंस्ट्रक्शन में अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम लोग आजादी के 75वीं सालगिरह भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी कुतुब मीनार जो है ये 1206 से लेकर 1210 में बनाई गई थी, किसके द्वारा, फिर यहाँ पर बनाई गई यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये बनाई जो गई थी यहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। आगे प्रिपेयर किया गया इसको मोहम्मद बिन तुगलक और इसी के साथ में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी। काफी इंपोर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी यहाँ पर, ये कब, ये बनी 1993 में, तो ये इंपोर्टेंट, इसके बारे में याद रखिएगा। कई सारे जो वर्स हैं जो कुरान के उसके ऊपर उकेरे भी गए हैं, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है बाईकुला चिड़ियाघर के बारे में, ठीक है। बाईकुला चिड़ियाघर कहां पर है, ये मुंबई के अंदर में। तो यहां पर बेसिकली हम्बोल्ट पेंगुइन को लाया गया, ठीक है, तो पॉपुलर जो है यहां पर बेसिकली, तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो यहां पर ये पैसिफिक और जो पेरू वाला रीजन है, बेसिकली पैसिफिक कोस्ट, पेरू और चिली, तो यहां पर ही देखने को मिलता है। तो इसी के नाम पर एक करंट है जिसका नाम है हम्बोल्ट करंट, ठीक है, तो हम्बोल्ट या फिर पेरू करंट बोलते हैं, उसी के नाम पर इस जानवर का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये न्यूज में आ गया था, तो याद रखिएगा इसको, बेसिकली IUCN के अंदर वनरेबल में और CITES के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। बाकी अगर करंट के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये होगी पेरू जिसको हम्बोल्ट बोला गया, बगुला आप लोगों को देखने को मिलेगी अफ्रीका के पास में, ठीक है, अगुलाज इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। बी यहाँ पर बेसिकली ऐसे लगेगा बाई साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में बगुला होगी, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को अगुलाज देखने को मिलेगी, ठीक है, राइट साइड में। तो इस तरीके से याद रखते हैं। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ही होगी, क्यों यहाँ पर होगी क्यूरोसियो, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से याद रखिएगा, इनके बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, 2-3 बार देखोगे तो फिर ये आप लोगों को याद रहने लगेगी। लैब्राडोर होगी यहाँ पर, इर्मिंगर होगी यहाँ पर ऊपर ही, ठीक है, कनाडा वाले साइड में इधर यहाँ पर आएंगे, गल्फ स्ट्रीम होगी यहाँ पर, इसी के साथ में ये कैनरी होगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, अलास्का वाले रीजन में होगी। तो ये कई बार जो डिफरेंट नाम है तो उनके बारे में आइडिया आप लोगों को होना चाहिए बेसिकली। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा अभी क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाई गई ताकि इंप्रूव किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कंट्री के अंदर में। तो ये सारी स्टेट यूनियन टेरिटरी में चीजों को देखेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का प्रोजेक्ट है, हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पावर जो है प्रोड्यूस करती है यूएसए और चाइना के बाद में, और दूसरे नंबर पर कंज्यूम करती है सबसे ज्यादा चाइना के बाद में। 100% FDI है। अगर बात करें कोई आप लोगों से आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी कौन करंट लिस्ट में आता है, 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौन करंट लिस्ट। तो कौन करंट लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, तो काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी के फील्ड में यहाँ पर ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बैरूत के अंदर काफी बड़ा एक बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर कई सारे लोगों की जान भी चलेगी। तो हमारी कंट्री में गाइडलाइन नहीं की कि अमोनियम नाइट्रेट को कैसे प्रिजर्व करना है। तो NH4NO3 ये अमोनियम नाइट्रेट होता है, क्रिस्टल आप लोगों को देखने को मिलेगा व्हाइट प्योर, ठीक है। ये बेसिकली वाटर में सोलेबल आप लोगों को नजर आएगा, लंबे समय तक रखा रहा, उसकी वजह से इसके अंदर एक्सप्लोरेशन देखने को मिला, तो काफी सस्ता भी है। बैरूत के अंदर अगर बोले तो यहाँ पर ये लेबनान हो गया, इसकी कैपिटल हो गई बैरूत। यहाँ पर ये बोला गया कि इसके वजह से 218 लोगों की जान गई और लगभग 3 लाख के करीब को घर छोड़कर जाना पड़ा, उनके घर जो है बर्बाद हो गए, 7,000 के करीब इंजर हो गए जब यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ। तो पूरा का पूरा पोर्ट जो है वो बर्बाद हो गया बैरूत के अंदर। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट, जिसको FEE बोलते हैं डेनमार्क के अंदर में, उसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। बेसिकली जो कोवलम बीच है यहाँ पर, ये तमिलनाडु के अंदर में, और इडन पुदुचेरी के अंदर में। तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट लेने के बाद में हमारी कंट्री में 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच हो गए हैं, जो कि 100% ये यहाँ पर कंप्लाइज करते हैं, जो इसके द्वारा क्राइटेरिया रखा गया है। अगर पूछे हमारी कंट्री में कोई ऐसा सिस्टम है तो याद रखेगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जैसा एक बीम है हमारी कंट्री में, जिसको बीम्स बोलते हैं, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस, तो ये देखने को मिलेगा। बाकी ये और कौन कौन से हैं तो हल्का सा याद रखेगा। यहाँ पर बात की जा रही है शिवराजपुर गुजरात के अंदर में, गोखला यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलेगा दमन एंड दीव के अंदर में, कासारकोट देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर में, पुदु बिद्री ये कर्नाटक के अंदर में, कापड़ा ये केरला के अंदर में, ऋषिकोंडा ये आंध्र प्रदेश के अंदर में, गोल्डन बीच उड़ीसा के अंदर में, राधा नगर ये अंडमान निकोबार में। तो टोटल मिलाकर 10 बीच हो गए अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले, ओके। इंडिया एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर के द्वारा G20 मीटिंग को एड्रेस किया गया, और G20 समिट में यहाँ पर फोकस ये दिया गया कि कैसे हम लोग यहाँ पर फोरेंसिक सस्टेनेबिलिटी चार्टर बना सकते हैं आने वाले टाइम में चीजों को इंप्रूव करने के लिए।
इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक ऑफ जो है वर्ल्ड बैंक है यहाँ पर ये एक बैंकिंग ये एक तरीके से यहाँ पर ये जो वर्ल्ड बैंक है ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अभी रिसेंटली ये इसके द्वारा बंद कर दी गई है क्योंकि इसके अंदर इरेगुलरिटी देखने को मिली है जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। एथिकल मैटर में बोला गया कि सही से काम नहीं किया गया यहाँ पर जो बैंक के जो स्टाफ है उनके द्वारा भी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यहाँ पर ये बेसिकली ये बता देते हैं कहाँ पर बिजनेस करने की कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो कई सारी कंट्री थी इसके अंदर 2013 से स्टार्ट किया गया था। अब ये पूछा जा सकता है और कौन कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक तैयार करता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक यहाँ पर 10 पैरामीटर थे इसके, जिसमें याद रखते हैं बिजनेस परमिट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी, क्रेडिट के बारे में बात की जा रही है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर, पेइंग टैक्स, ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर, इनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिजोल्व इंसॉल्वेंसी। तो ये इसके इंडिकेटर, ठीक है, जो कि कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। ओके, उड़ीसा के अंदर अगर बात करें यहाँ पर ये है मांदा बफेलो। तो मांदा बफेलो को यहाँ पर यूनिक कैटेगरी में डाला गया, बेसिकली यूनिक बफेलो बोला गया किसके द्वारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा मिलकर काम किया था, जो कि डिफरेंट देखते हैं कि क्या डिफरेंट है। तो इसको यहाँ पर अभी ये डाला गया इस कैटेगरी में। इंडिया और नेपाल की एक्सरसाइज है, याद रखेगा, जिस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। 14 संस्करण था इसका नेपाल के अंदर में जो 2019 में, ये था यहाँ पर सल झंडी में, और अभी इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में नेक्स्ट जो एडिशन है इसका, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेपाल हमारी कंट्री में ऐसा, हमारी कंट्री के पास में ऐसी कंट्री है जो कि हमारी कंट्री के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम को टच करती है। सबसे ज्यादा बेसिकली बिहार को, दूसरे नंबर पर ये उत्तर प्रदेश को टच करती है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखना। आगे नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर एक बायजू नाम की एक कंपनी है, उसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसको पैसा जो है यहाँ पर ये गवर्नमेंट देगी, फ्री वैसे बोला जा रहा है बाहर जिनको मिलेगी, पर लेकिन पैसा यहाँ से लिया जाएगा। तो इसके चलते 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। मैंने बात किया था यहाँ पर टर्मरिक के बारे में, तो टर्मरिक के बारे में याद रखें, हल्दी के बारे में। सबसे ज्यादा हल्दी तेलंगाना में उगाई जाती है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु में। काफी इंपोर्टेंट है, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी एजिंग और एंटी डायबिटिक ये देखने को मिलेगी, और 20 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर में इसको उगाया जाता है। श्रीलंका में इमरजेंसी, उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, पर लेकिन आर्टिकल 360 अपने देश में इमरजेंसी लगती है, वो जरूर याद रखेगा। 2 महीने के लिए यहाँ पर बेसिकली इमरजेंसी अगर हो जाती है, बेसिकली हमारी कंट्री में जो इमरजेंसी लगती है, तो अप्रूव करना है विदिन 2 मंथ। तो विदिन 2 मंथ अप्रूव कर दिया तो फिर चलती रहेगी, फिर जब तक इसको रोकते नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करूं, ठीक है, आर्टिकल 360। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा स्पिन, SPIN याद रखेगा, ये बेसिकली इसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो जो हमारी कंट्री में पोटर यानी कि कुम्हार है, उनके लिए काम करने की बात की गई। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा ये काम किया गया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1956 में बनाई गई। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आती है। और भी प्रोजेक्ट है इसके, जैसे हनी मिशन हो गया, और इसी के साथ में बोल्ड यानी कि बैम्बो ओसिस ऑन द लैंड इन द्रोथ, ये भी यहाँ पर मिशन है, जो कि राजस्थान से स्टार्ट किया गया था, इसकी वजह से न्यूज में था। एक बैंक है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक, याद रखेगा, ये यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराता है शिशु किशोर तरुण की फील्ड में। 50,000 शिशु किशोर 50,000 से 5 लाख, और तरुण हो गया 5 लाख से 10 लाख, ठीक है, ये याद रखेगा। 2015 में इसको बेसिकली लॉन्च किया था। कोलेटरल फ्री लॉन्च देता है यहाँ पर, लोन देता है यहाँ पर, यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। पहली बार कोई अवार्ड यहाँ पर आया जिसका नाम था, यहाँ पर बेसिक अवार्ड के बारे में बताऊंगा, जो कि यहाँ पर अभी रिलीज किया गया और पहली बार ही हमारी कंट्री में मिल गया। तो इसका नाम था यहाँ पर क्या, इसका नाम था अर्थशॉट। तो अर्थशॉट अवार्ड में 15 लोगों को सिलेक्ट किया गया। हमारी कंट्री के यहाँ पर विनेश और विद्युत, यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर बेसिकली ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, ये लॉन्च किया गया था बेसिकली ब्रिटिश के जो प्रिंस है विलियम के द्वारा, अक्टूबर 2020 में। और अभी यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। हमारी कंट्री की एक स्कूल गर्ल है जिसका मैंने नाम बताया बेसिकली विनेशा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत देखने को मिलेंगे, जो कि दिल्ली बेस एक एंटरप्रेन्योर है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी पे इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो नेचर जो प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना नेचर को, क्लीन एयर के बारे में बात की जाती है, रिवाइव करना जो बेसिकली ओशन और वेस्ट फ्री सोसाइटी बनाना, और फिक्स ऑन क्लाइमेट, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कोई काम करे तो उसको ये दिया जाता है बेसिकली अवार्ड। तो 15 लोगों में से 2 इंडियन है, ठीक है। अभी यहाँ पर यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बोला गया कि 3 OS जिसको बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सीबेंजोइन, ऑक्टिनोसेट और ऑक्सीक्राइलोइन, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बोला गया कि यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ पर सनस्क्रीन में यूज किए जाते हैं, और इसकी वजह से कोरल रीफ जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में माइंड में क्लैरिटी रखिएगा थोड़ी सी। ये काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, क्लाइमेट इंडिकेटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन। तो इनके बीच में इंटरकनेक्शन है वो डेमोन्स्ट्रेट करने की बात की जा रही है।
कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रही है जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके ऊपर में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड बातें की गई, तो उसी के साथ में जो एक्शन प्लान है ये कोइंसाइड कर गया, तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में हो गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बारे में फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ में ग्लोबल मेथेन जो है उसको कम करने की बात की गई यूएसए और जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ताकि यहां पर फोकस किया जा सके कॉन्फ्रेंस 26 की चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है कुछ यहां पर याद रखेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो बहुत सारे इंपैक्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरे पर भी, पहले पर भी, इसी के साथ में 16 पर भी, 6 पर भी, तो इनके ऊपर कई सारे इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर यार देखिए हर एक लेवल पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहा है तो इंपैक्ट पड़ेगा, ओशन का लेवल बढ़ रहा है तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेथेन जो है वो इतनी खतरनाक होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आप लोग इसको कंपेयर करिएगा तो CH4 जो है वो लगभग यहां पर माना जाता है 80% के करीब यहां पर ज्यादा इंपैक्ट डालती है, और 40% तो ये नेचुरली निकल के आती है और 60% इंसानों की हरकतों से निकल कर आती है। तो इसकी वजह से यहां पर ग्लोबल मेथेन इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, और इंडिया भी इसका मेंबर है, ताकि मेथेन को कैसे कंट्रोल किया सके, फिर एनर्जी के लिए यूज किया जा सके, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में आ गई तो कितना ज्यादा गर्म कर देगी, उसके चलते कई बार कंट्रोवर्सी में आ जाता है। तो इनके ऊपर काम करने की बात की जाती है। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको यहां तक एंजॉय किया होगा अच्छे से, पेशेंस के साथ में। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी सारी चीजें, और ये टेलीग्राम पे जरूर पार्ट बन जाइए। नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, सारी चीजें यहां पर शेयर करता रहता हूं ताकि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।